यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम को लेकर के अब हम साप्ताहिक स्तर पर टारगेट प्रारंभ करेंगे ताकि समय रहते हुए ही हम पूरे मेन से जुड़े हुए टॉपिक को तैयार भी कर सकें, उनका कंटेंट भी तैयार कर सकें और कंटेंट के साथ साथ आप आंसर राइटिंग भी कर पाएँ। आंसर राइटिंग कुछ अलग से नहीं करना है, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उन टॉपिक को आपको लिखते हुए चले जाना है। इससे क्या होगा, पहले हमें ये काम करना है, फिर हमारा कंटेंट भी एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमने किया, हमने एक पैटर्न एनालिसिस किया। पिछले यूपीपीसीएस मेंस के जितने भी पेपर थे उसका हमने एक पैटर्न एनालिसिस किया। पैटर्न एनालिसिस किया, पहला काम हमने ये किया था। 2018 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को लेकर के ये हमारा कार्य हो गया है। अब आगे चलते हैं कि जो मेंस में अब हमें दो काम करने हैं। एक तो जो भी पैटर्न है उसी के आधार पे, पैटर्न हमें पता चल चुका है, उसी के अनुसार पहला काम हमारा है कि हमारी विषय वस्तु हमें तैयार हो, विषय वस्तु तैयार हो और विषय वस्तु के साथ साथ हम उत्तर लेखन करना सीख पाएँ। ये सबसे बड़ा पार्ट है, यहाँ पर काम आपको सबसे बड़े स्तर का करना है और हो जाएगा। तो अभी जो मैंने योजना बनाई है आपकी, चूँकि हमारे जीएस के जितने भी पेपर हैं, आपके टोटल समय को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। मुझे आपसे पर डे 10 घंटे का समय चाहिए। 10 घंटे पर डे आपको देना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, 10 घंटे का मतलब ये है कि 14 घंटे आपके पास अतिरिक्त बचते हैं, जिसमें आप आराम से 7 घंटे की नींद लेंगे और 7 घंटे अन्य जो भी आपको करना है आप करिए, पर 10 घंटे प्रॉपर आपको अब दे के चलना है। अब इसमें 3 भागों में हम अपने पूरे कंटेंट को बांट रहे हैं। एक तो हमारा जीएस का पेपर है, जीएस के पेपर हमारे पास टोटल 4 हैं। तो अभी शुरुआत में हम 2 जीएस के पेपर लेंगे, पेपर 1 और पेपर 4। 2 पेपर अभी हम लेके चलेंगे जीएस के। ठीक है, दूसरे उसमें हमारा यूपी का है। यूपी में पेपर 5 और पेपर 6 है, तो जिसमें केवल पेपर 5 को पहले लेंगे। ठीक है, केवल एक पेपर को यहां पे लेंगे। जब ये पहला हमारा चरण रहेगा, दूसरे चरण में हम यहां पे जीएस पेपर 2 और 3 को लेंगे और यहां पर पेपर 6 लेंगे। तो हमारा एक सीक्वेंस से चीजें हो जाएंगी। तीसरे उसमें हमारा रहेगा हिंदी और हिंदी के साथ हमारा एसे, हिंदी प्लस एसे, इसको एक साथ बांट लेते हैं, हिंदी प्लस निबंध। ठीक है, इसमें हम कितना टाइम देंगे जीएस में? लगभग 4 घंटे का समय आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 2 घंटे का समय देना है और 2 घंटे का समय आप यहाँ पर देंगे। 2 घंटे का समय आप यहाँ पर देंगे। जो 2 घंटे आपका बचेगा वो है हमारा रिवीजन का काम। जितना भी आप पढ़ेंगे उसका रिवाइज करते जाएंगे। मैं आपको बहुत सिलेक्टिव टॉपिक दूंगा। ठीक है, जो आपको टॉपिक अभी मैं दूं वो टॉपिक आपको तैयार करना है। हमारा काम क्या रहेगा, जो अभी टारगेट जो हम देंगे, हर सप्ताह पे हमारा टारगेट चलेगा, तो टारगेट में आपको टॉपिक मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उस टॉपिक को आपको पूरा तैयार करना है। टॉपिक हम एक तो टॉपिक देंगे, टॉपिक आप पढ़ेंगे कहाँ से? अपने नोट्स से। वो टॉपिक या तो आपके नोट्स में होगा, जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपके एडवांस बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा या इंटरनेट में मिल जाएगा। जो कुछ भी है, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट पार्ट है। यदि आपके पास आपके नोट्स हैं तो आपको कहीं और ज़्यादा भटकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी काम कर रखा है। बाकी आपको कोई भी सोर्स आप यूज कर रहे हो आप करिए। ठीक है, कोई वीडियो निकालिए, इंटरनेट निकालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। पर टॉपिक मैं आपको टारगेट में दूंगा, उस टारगेट को आपको किसी भी सोर्स से पढ़िए सभी चीज़ों में। ठीक है, यही चीज़ चलेगी। हिंदी और ऐसे पे भी अभी काम करना चालू कर दिए। इससे क्या हो जाएगा, देखो हमारा बहुत क्रिस्टल क्लियर मामला है। यदि हम इसको फॉलो कर पाए पूरा, तो 800 नंबर का यहाँ से मामला है पूरा, 400 नंबर यहाँ पे है यूपी वाले पेपर में और 300 नंबर यहाँ पे है। टोटल 1500 का मामला है। 1500 का मामला है।
एक महीने में हम इसको हिट करेंगे, अगले एक महीने में हम इसके दूसरे पार्ट को हिट करेंगे, जिसमें पेपर 2 और पेपर 3 और यहाँ पे पेपर 6 आपका रहेगा। हिंदी एशिया हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब आपको करना कैसे है, टारगेट वीक 1 है ये आपका, टारगेट वीक 1 पहला सप्ताह का टारगेट है। और यदि आप इसे कर पाए पूरा तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे, निकल जाएंगे। कम से कम 50% क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएंगे। अच्छा, जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक आप पढ़ते हुए चलेंगे, उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आपको एक काम करना है, उसका सिनॉप्सिस बनाते हुए चलना है, उसका एक मतलब आप समझिए कि ताकि हम रिवीजन कर पाए उसका, हम उसका एक रिवीजन नोट्स बनाते हुए चलेंगे। रिवीजन नोट्स प्लस मॉडल आंसर, मॉडल आंसर, ठीक है। ये दो काम करते हुए हम चलेंगे ताकि हम उसको बाद में रिवाइज भी कर सकें, और जो हमारा डेली का रिवीजन का टाइम रहेगा उसमें भी हम रिवीजन कर सकें, ठीक है। अभी एक सप्ताह में आप आ जाओगे, लाइन अप हो जाओगे प्रॉपर। जहां पे कमी होगी मैं आपको उस पर मदद करूंगा। पहले सप्ताह में हम क्या कर रहे हैं, पहला तो एक तो जीएस का है हमारा, दूसरा यूपी का सेगमेंट है, और तीसरा आपका है जीएस यूपी, और तीसरा है आपका हिंदी प्लस एस्से, हिंदी और एस्से, ठीक है। अब जीएस में क्या करेंगे आप, दो भागों में बांट रहे हैं इसको, जीएस पेपर 1। हमारा जो टारगेट रहेगा, हर सप्ताह आपको टारगेट ऑलरेडी अगले सप्ताह का मिल जाएगा, ठीक है। जीएस पेपर 1 में अलग अलग टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, और मैं वो टॉपिक ही आपको पहले दूंगा जिस टॉपिक से मुझे ये लगेगा कि जहां से क्वेश्चन आपका ज़्यादा तेजी से निकलेगा और आएगा ही आएगा। पहला टॉपिक आपका है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपका 2020 में एक बार पूछा गया था शहरी नगर नियोजन को लेकर के, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम आपका हो चुका है इसमें, अभी तक क्वेश्चन ना तो आया है ना तो रिपीट हुआ है, बस एक बार क्वेश्चन पूछा है। और चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री की बात है तो ये सेक्शन आपको तैयार करके रख लेना चाहिए, इस पे एक आंसर राइटिंग भी कर लेना चाहिए। इसमें भी क्वेश्चन जो आया है नगर नियोजन से आया है, नगर नियोजन से आया है, वो भी क्वेश्चन अभी तक जो आया है नगर नियोजन से। तो इसमें पहली बात तो आपको देखिए करना क्या है, एक्चुअल में हमारा जो पूरा यूपी पीसीएस का मामला है, मेंस को यदि हम समझते हैं तो हमें कोई भी चीज पढ़नी है ना, तो ये योग्य बनना है कि हम या तो उसे 125 शब्दों में या तो उसे 200 शब्दों में लिख पाए, ठीक है। यानी कि आपको चीजें जो तैयार करनी है, जो अपने नोट्स तैयार करने हैं, जो भी पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 पॉइंट भर तैयार करने हैं। बहुत ज्यादा ग्रंथ में नहीं जाना, बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना। हड़प्पा आप पढ़िएगा, फैक्ट तैयार करिए, आप इसके जनरल फैक्ट आप तैयार करिए, और बाकी जैसे नगर नियोजन हो गया, पतन कैसे हुआ, पहले आप इसके सब टॉपिक निकालिए कि क्या क्या सब टॉपिक हो सकते हैं। नगर नियोजन भर से पूछा, लेकिन अदर सब टॉपिक भी तो होंगे। विस्तार कितना था, ये सब टॉपिक हैं इसके। विस्तार कितना था, पतन का, मतलब इससे क्या होगा आपके, और सभी से मैक्सिमम 5 टॉपिक, 5 पॉइंट पता होने चाहिए आपको। यदि 5 पॉइंट पता है, नगर नियोजन से 5 पॉइंट, विस्तार से 5 पॉइंट, पतन से आप 5 पॉइंट, कालानुक्रम से 5 पॉइंट, तो बस ये टॉपिक आपका तैयार है। बस ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना, इतना पता हो कि 5 पॉइंट पता हो, मैं 125 शब्दों में या 200 शब्दों में उसको आगे बढ़ा दूं, फॉरवर्ड कर दूं। तो पहला आपका जो है यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। पहला टॉपिक आपको ये तैयार करना है। दूसरा टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो है गुप्तकाल, गुप्तकाल। पहला हड़प्पा है, दूसरा गुप्तकाल हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं मेडिवल में। मेडिवल में मतलब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना के बराबर क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मेडिवल में मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा काम करना ही नहीं है हमें मेडिवल हिस्ट्री में, बट फिर भी मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे जो दे रहा हूँ। एक है त्रिकोणीय संघर्ष,
जो मुझे लगेगा कि ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये यूपी के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा युद्ध कन्नौज को लेकर के था और कन्नौज यूपी का केंद्र बिंदु बना था मध्यकाल में, तो शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास से जोड़ के पूछ ले, तो त्रिकोणीय संघर्ष आप तैयार कर लेना टॉपिक। हड़प्पा सभ्यता, गुप्त काल, त्रिकोणीय संघर्ष। अभी ये मत समझिए कि प्राचीन खत्म हो गया है ना। प्राचीन के टॉपिक अगले वीक में हम एक दो और देंगे, बस फिर प्राचीन खत्म। मैं प्राचीन में मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 टॉपिक कराऊंगा बस अभी शुरुआत में इससे। और जो टॉपिक तैयार करोगे, जैसे हड़प्पा तैयार किया, इसका एक मॉडल आंसर, मॉडल आंसर भी किस रूप में, मॉडल आंसर ही आपका 5 पॉइंट होगा। ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, मतलब एक हिंट होना चाहिए कि मुझे इसे कैसे लिखना है। पहले आप मॉडल आंसर में हिंट डालोगे, यहां पे हिंट में हिंट एक पॉइंट ही बना लो, हिंट बना लो, रूपरेखा बना लो। जब आप अभी आंसर राइटिंग करोगे, तो जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, तो पढ़ते समय पहले एक पेज में आप हिंट बना लो। हिंट को ही आप ये मान लीजिए कि आपका सिनॉप्सिस है, आपका नोट्स है, या इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर अगला पेज जो आपका उसका रहे, उसमें उसी को विस्तार कर दो। उत्तर इसके बाद लिखना है। पहले इस कंटेंट को इकट्ठा करके पॉइंटों में कन्वर्ट करना है, और पॉइंट भी कीवर्ड में होना चाहिए आपका। कीवर्ड में आपको कन्वर्ट करना है, सेंटेंसेस में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी नहीं समझ रहे हो, एक दो टॉपिक आप करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। हड़प्पा सभ्यता में एक टॉपिक तैयार किया, जब से शहरी नियोजन है, तो आपको क्या एक पॉइंट है ग्रिड पैटर्न, बस खत्म हो गया। अब आपको पता है ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या है, नगरीय नियोजन है, नालियां, बस इतना लिख दिया है ना। इसका मतलब हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं ना कि सड़क के दोनों तरफ नालियां थी, है ना। जल प्रबंधन, ये डाल दिया। एक है दुर्ग, दुर्ग का मतलब शहर 2 भागों में बटा था, दुर्ग होता था, निचला नगर होता था। बस ये 4-5 पॉइंट हमें मतलब इस तरीके से कीवर्ड क्रिएट करना है। 5 कीवर्ड आपने क्रिएट कर लिया तो काम होता हुआ लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमें ऐसे बनाना है ताकि जब मुझे नगर नियोजन रिवाइज करना है, मैं रिवीजन में कम टाइम लगेगा आपका जब आप ये काम करते जाओगे। और जब ये 5 पॉइंट बना लिए, फिर इसी से आंसर राइटिंग में कन्वर्ट कर देना, इसी को फिर आपको आंसर राइटिंग में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि हिंट को फिर आप एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दोगे, प्रॉपर इसको डिटेल में लिख दोगे। गॉट इट? ये करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। इससे क्या होगा, आप इसको फिर 125 शब्द, 200 शब्द, मतलब आप एक रोटेशन में आ जाओगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक 3 टॉपिक ये हो गए। GS1 से हम 5 टॉपिक निकालेंगे। फिर आ जाते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में आप सभी को एक ही टॉपिक दे रहा हूं, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन थे। 24 में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, और जब भी आपको अब इतिहास पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता यूपी के संदर्भ में भी पढ़नी है, त्रिकोणीय संघर्ष गुप्त काल यूपी के संदर्भ में भी देखना है। कहां मिलेगा ये कंटेंट आपको? जो यूपी स्पेशल की बुक आपके पास होगी, पेपर 5 पेपर 6 में। आप पहले प्राचीन भारत के संदर्भ में देखेंगे और फिर तुरंत चले जाएंगे गुप्त काल, वहां पर भी देखने यूपी के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि साथ में हमारा इस पेपर का भी काम चलता जाएगा, ठीक है। हमारा इतिहास, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन है इधर आपको यहां से जोड़ेंगे। 1857 की क्रांति पहले आप पढ़िए, फिर यूपी के संदर्भ में 1857 क्रांति, यूपी के कौन कौन से लीडर्स थे, कहां कहां विस्तार हुआ, क्या हुआ। तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसको यूपी के संदर्भ में जोड़ के जरूर पढ़ेंगे, बिना उसको मिस करना नहीं है हमें, यूपी के संदर्भ को, ठीक है। तो अब हमारे कितने पॉइंट हो गए? 4। एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, आधुनिक भारत में। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन, बस जीएस पेपर 1 कंप्लीट। 5 टॉपिक एक सप्ताह में आपको रेडी करने हैं।
क्रांतिकारी आंदोलन जब आएगा तो क्रांतिकारी आंदोलन को हम दो फेज में पढ़ते हैं। पहला फेज आपका है असहयोग आंदोलन से पहले और दूसरा फेज है असहयोग आंदोलन के बाद। इस दृष्टिकोण से आपको चालू करना है इसको। असहयोग आंदोलन से पहले क्रांतिकारी कौन कौन से संगठन थे, कौन कौन से व्यक्तित्व थे और उनके क्या कार्य थे, क्या तरीका उन्होंने अपनाया क्रांति को लेकर के, उनका विचारधारा क्या थी, ये समझना है पहले फेज को। और जब ये सब बुक में है, आपके नोट्स में भी है। पहले फेज, ये फर्स्ट फेज में हो गया ना, अभिनव भारत, बीडी सावरकर, ये सब पहले फेज की बातें हैं। दूसरी फेज में फिर मेन स्ट्रीम में आ जाता है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद जी, फिर उनके साथ जितनी टीम रही, तो सेकंड फेज है असहयोग। उसका कारण क्या था सेकंड फेज का? तो तीन में पहला काम क्या करना है, कोई भी टॉपिक पकड़ना है, उस टॉपिक के सब टॉपिक ढूंढने कि सब टॉपिक कितने हो सकते हैं इसके, सब मिल जाएगा आपको, बुक में मिल जाएगा। कोई भी एडवांस बुक आप एंशिएंट हिस्ट्री में, आप जैसे या तो RS शर्मा की बुक है आपके पास, NCERT की आती है ना, रामचरण शर्मा जी की क्लास 11th की NCERT, मेरे क्लास नोट्स हैं, बस इनफ है। मेरी क्लास नोट्स हैं, उसमें सब जगह पे सब टॉपिक लिखे होंगे। सब टॉपिक उठाया, उठाने के बाद बस उनको कीवर्ड में कन्वर्ट कर देना बस। क्योंकि कीवर्ड का फायदा क्या है, रिवीजन भर नहीं है यहाँ पे मेरा मोटिव, आप लिख भी तो रहे हो उसी से, वही तो मेमोराइज करोगे, वही तो आपके लेखन के अंतर बनेंगे, तो फिर उसको लेखन में कन्वर्ट करेंगे हम। फिर लेखन क्या है, लेखन में सिखाऊंगा, लेखन फिर अगला अब हमारा फिर लेखन की क्लासेस भी होंगी। जिस दिन आप हमसे मिलेंगे टारगेट वाले सेशन में, उसी दिन आपकी लेखन की एक क्लास हुआ करेगी आंसर राइटिंग की, कि भाई आंसर राइटिंग को कैसे हमें बेस्ट करना। आज भी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, शुरुआत कैसे करते हैं उस पर आज कुछ डिस्कशन होंगे। तो पहला पॉइंट हो गया हड़प्पा सभ्यता, नगर नियोजन, गुप्त काल, त्रिकोणीय संघर्ष, 1857 की क्रांति, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, इथिक्स में मैं सिर्फ आपको पहले पार्ट में, जब हम इथिक्स की बात करेंगे, चूंकि जीएस पेपर 4 भी हमारा टारगेट में है, तो यहां पे हम केवल एक चीज सीखेंगे सबसे पहले, वो है शब्दावली, नैतिक शब्दावलियां जितनी भी हैं। जीएस पेपर 4 का एक ही चीज हमें सीखना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं, इथिक्स में शब्दावली नहीं आती है ना आपको। शब्दावली, मैं कुछ शब्दावलियों के नाम लिखवा देता हूं आपको, वो शब्दावली तैयार कर लाना। आपने भी कुछ लिख रखे ना, लिस्ट बना रही थी, खैर ये कहाँ से निकाले शब्दावली? हाँ मैंने लिखवाया, मेरी शुरुआत के 13-14 लेक्चर में पूरी शब्दावलियाँ है ना कंप्लीट, बट कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। ये क्या है, ये इससे का है, इससे का भी साइड। हाँ शब्दावलियाँ लिखिए, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। अनुनय, अनुनय, अब आपको तैयार करना अनुनय। अच्छा, शब्दावली जो भी तैयार करनी है, शब्दावली का आपको उदाहरण भी ढूंढना है। एक उदाहरण, इथिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं बिना उदाहरण के नहीं पढ़ते, एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर कहीं भीड़ को इकट्ठा हो गई है ना, तो उस भीड़ को कैसे आप अनुनय के माध्यम से प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, उस भीड़ को इस रूप में भी दिखा सकते हैं कि कहीं पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, और उस सांप्रदायिक सौहार्द को कैसे अनुनय के माध्यम से सही किया जा सकता है। अनुनय का मतलब होता है परसुएशन, मतलब हम अपनी विचारों, अब दूसरे के विचारों को कैसे अपने तरफ मोड़ सकते हैं, मतलब अपनी बात को कैसे मनवाएं, उसको बोलते हैं अनुनय, है ना। अनुनय, विनय, ये बोलते हैं ना। तो उसमें एक एग्जाम्पल को भी आपको ढूंढना है। दूसरा लिखिए सेवा भाव, सेवा भाव, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, इसमें मैं अपने वाले से बताता हूं, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, अंतरात्मा, अंतरात्मा, सेवा भाव लिख लिया। अनुशासन, अनुशासन, सहिष्णुता, सहिष्णुता, करुणा, करुणा, सहनशीलता, निष्पक्षता,
ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 शब्दों में ये चीजें लिखनी है। निष्पक्षता, गैर तरफदारी, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, ये भी लिखवा दिया होगा आपको, अनुनय भी लिखवा दिया है मैंने। ठीक है, बस इतना। ये तो हो गई हमारी शब्दावलियां। तो एक तो पॉइंट ये शब्दावली का भी चलेगा क्योंकि शब्दावली काफी ज्यादा इकट्ठा है इसमें है। दूसरा एक सेगमेंट आप इसमें तैयार करो, मूल्य, बस मूल्य। एक तो मूल्य और दूसरा आपका मूल्य, बस मूल्य को अब तैयार करना है। टारगेट वीक 1 में ये काम हमें करना है। हो जाएगा आज, करके करके आ गए क्या? आज एक ही दिन में हो गया था, लेकिन आंसर राइटिंग वगैरह, हाँ तो अभी काम तो फिर अभी प्रॉपर रहेगा ना, उत्तर लेखन भी तो करना है ना प्रॉपर। ठीक है, ये तो हो गया वीक 1 का आपका जीएस की बात हो गई। अब आते हैं यूपी में। यूपी में पहले मैं चाह रहा हूं पेपर 5 ये हो। यूपी में पेपर 5, फिर पेपर 6। पेपर 5 पेपर 6 में अभी क्या कंटेंट पढ़ रहे हो आप? कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई कंटेंट नहीं पढ़ा, मेरी क्लास भी नहीं की, किया है ना पेपर 5 पेपर 6। एक काम ये कर सकते हो कि एक तो इनका भी है, घटना चक्र का कंटेंट भी है, चाहो तो ये ले लो। एक ध्येय का भी आता है कंटेंट, वो भी ठीक है, कुछ तो लिया है। हाँ, बेस्ट अभी के हिसाब से मैं देखूं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बस ये, बट कंटेंट ध्येय का अच्छा है, मतलब थोड़ा मोटा है। जैसे और भी आता है एक इसका, राकेश सारस्वत सर का आता है, मैग्रेल पब्लिकेशन का, वो भी बढ़िया है। हाँ, पीडब्ल्यू का भी आता है, कई सारे कंटेंट हैं। यदि आप वीडियो फॉर्मेट पे देखना चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ मेरी क्लास देख लो, पूरा हो जाएगा, उससे बाहर तो है ही नहीं कुछ। मैं तो बहुत डेप्थ में पढ़ाया हूँ। करंट का अपडेशन, करंट भर का अपडेशन ऐड कर लो। हाँ बस वो ऐड कर लो। क्लास में मैंने मतलब सबको मिक्स करके एक ही कंटेंट बनाया होगा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। चलो अब आते हैं पेपर 5 में। पेपर 5 और पेपर 6 में दोनों को लेकर के एक हमारा टॉपिक निकलेगा। पेपर 5 में चूंकि इतिहास है यूपी का, यूपी का इतिहास, तो यूपी का इतिहास बहुत बड़ा है। पहले पार्ट में केवल प्राचीन इतिहास आपको कवर करना है, यूपी का प्राचीन इतिहास लिख लीजिए। ठीक है, यूपी का प्राचीन इतिहास एक टॉपिक ये पढ़िएगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास में देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। एक जैसे पूछ लेता है महाजनपद काल में यूपी में कौन कौन से महाजनपद थे, पता होने चाहिए। 8 महाजनपद कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, इसके बाद यूपी में नगरों के उदय के कारण हड़प्पा के पुरा स्थल पूछ लेता है, तो वो मैंने आपको बताया ना, प्राचीन भारत पढ़ना है तो यूपी के संदर्भ में जरूर देख लेना कि हड़प्पा है तो यूपी में कितने हैं। अच्छा, फिर डेप्थ में थोड़ा यूपी के संदर्भ में थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। अब जैसे ऐसे आपको दिमाग में पता है कि आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है यूपी में, लेकिन और भी स्थल है, मांडी है, हुलास है, ये जो बागपत वाला क्षेत्र है, सहारनपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे स्थल है, छोटे छोटे स्थल हैं। तो यूपी के संदर्भ में थोड़ा डेप्थ में जाना, इसीलिए यूपी वाले ही नोट्स में आपको मिलेगा जो मैंने पढ़ा रखा है। यदि आप मेरा इतिहास पढ़ोगे ना यूपी के संदर्भ में, तो बहुत मैंने डिटेल करा है, वो बुक्स में भी आपको शायद उतनी स्पष्टता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बार आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद है एक, लिख लो आप लोग, उत्तर प्रदेश के शहर। मैं शहरों में कई बार आपको अलग अलग शहरों के नाम लिखवाता रहूंगा, ये चलता रहेगा, हमारा सीरीज चलता रहेगा। तो पहला शहर हम लेंगे बनारस। आपको बनारस तैयार करना है। अब जैसे बनारस तैयार करना है ना, तो फिर बनारस के संदर्भ में आपको क्या क्या पता करना है। बनारस के संदर्भ में जब भी कोई, मैंने आप सबको याद हो जो पहला सेशन था सोचते कैसे हैं, थिंकिंग प्रोसेस, उसमें मैंने मल्टीपल डायमेंशंस लिखवाए हैं प्रशासनिक का। तो आपको उसको मतलब पहले देखो सांस्कृतिक केंद्र है, प्राचीन शहर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि वहां पे क्या क्या ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है उसका, हिस्टोरिकल शैक्षणिक केंद्र के तौर पे कैसे है बनारस, भौगोलिक उसकी लोकेशन कैसी है, सामाजिक, उसको देखो, आप देखना चालू करो, आपको वो मिल जाएगा फिर कंटेंट। आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, दूसरा अभी इस समय केंद्र बिंदु बनता जा रहा है पूरा बनारस, तो वो चीज आप उसको बनारस को। अब ऐसे ही प्रयागराज, प्रयागराज अगला शहर लिख लो। प्रयागराज में जैसे
महाकुंभ एक बहुत बड़ी यहाँ का विषय है। केवल महाकुंभ के दृष्टिकोण से मत देखो, हिस्टोरिकल देखोगे, अकबर का पूरा केंद्र रहा है, अकबर के टाइम पीरियड पे इसका नाम इलाहाबाद था, है ना। तो थोड़ा सा प्राचीनता को आधुनिकता के साथ जोड़ना, शुरुआत हमेशा आधुनिकता से करनी है। कोई भी चीज जब लिखनी है तो लेटेस्ट बात पहले बतानी है ना। जैसे बनारस के बारे में मुझे कुछ लिखना है तो बनारस की पहचान सबके दिमाग में दो चीजें आती हैं, काशी विश्वनाथ और बीएचयू, समझ रहे हो। ये दो संदर्भ आपके तुरंत उभर के आ जाने चाहिए, है ना। शिव की नगरी है और तीसरी चीज है गंगा घाट है, गंगा का प्राचीन केंद्र है, गंगा नदी के किनारे है आपका। हाँ बहुत, अभी जैसे वहां पे पूरा का पूरा ये NH1 जो आपका वो नेशनल वाटर वे का पहला रूट जो आपका बना है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, तो उस रूट का हिस्सा भी है। उसके हिसाब से कैसे फ्यूचर में ट्रेड और उन चीजों का इम्पैक्ट आपका पड़ेगा यहाँ पे, तो आप उसको सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक चीज और आप हमेशा भी करना, यूपी के संदर्भ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रट जाना। बनारस के बारे में तैयार करना तो देखना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है। जीआई टैग भी लिख सकते हो कि कौन कौन सा जीआई टैग जो है बनारस से जुड़ा हुआ है, वहां की एक खास पहचान बनाता है। तो वो चीज, अच्छा बनारस को लोग केवल ये समझते हैं कि शिक्षा का केंद्र है, आपको पता है वहां पे जुलाहा पूरा एक कल्चर है, जुलाहा कल्चर। जब कभी आप सारनाथ वगैरह जाओगे, सारनाथ बगल में ही है उसके जस्ट, तो वहां पे जुलाहा कल्चर मतलब बनारसी साड़ियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, बड़ा फेमस भी है ना वहां पे। तो हमें उस डीप लेवल पे जाके देखना है कि वहां के जो ट्रेड व्यापार और वो चीजें हैं ना, वो जो हिडन चीजें वो भी आपको थोड़ा पता करना है। ये जो 5 पॉइंट है ना, इसको ऐसे करना है हमें, 5 पॉइंट को मतलब पहले सबसे पहले डालो वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या चीजें हाईलाइटेड है वहां पे। जैसे स्मार्ट सिटी के तौर पे भी उस पे एक था ना कि क्योटो के तर्ज पे जो है बनारस को डेवलप करना है, स्मार्ट सिटी के तौर पे उसको क्योटो के जुड़वा शहर के तौर पे सोचने की बात की गई, ठीक है। फिर अभी जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपका बनाया गया, तो उसका एक टूरिज्म का प्रोस्पेक्टिव, कल्चर का प्रोस्पेक्टिव, और वहां पे उभरता हुआ प्रोस्पेक्टिव आपका कल्चर ही है, आप ये भी समझिएगा। फिर ट्रेड जरूर जोड़ना है, अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। और फिर शिक्षा का केंद्र, उसको इस तरीके से ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले संस्कृति आ जाए, दूसरे नंबर पे ट्रेड आ जाए, फिर एजुकेशन आ जाए, इस तरीके से हमें उसे ऐड करना है और थोड़ा सा ऐतिहासिक पुट मिले। प्रयागराज के संदर्भ में यदि हम देखें तो प्रयागराज में सबसे पहली बात क्या दिमाग में आती है, संगम, है ना। 2 नदियां हैं, भारत की सबसे बड़ी नदियां, वो आपस में आके इस क्षेत्र में मिलती है। फिर इसका पौराणिक महत्व, यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन उसको विशेष बनाता है। अब इतने तक में नहीं सोच के वो हो जाना है आपको, इतना सोचा खत्म किया आपने। अब आपको देखो कि इसका आर्थिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या था इसका प्रयागराज का। हाईकोर्ट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी रहा है एक समय काल पे, ठीक है। कल्चर, संस्कृति, इन सब का संगम जब आपके आंसर पे होगा तो आंसर आपको बढ़िया, और वो चीजें तब होगी जब आपको नॉलेज होगा, ठीक है, उसका नॉलेज होगा। अभी आपको पता है गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ को जोड़ दिया जाएगा प्रयागराज से, है ना। तो वो फ्यूचरिस्टिक जो अभी प्लान चल रहे हैं सरकार के, वो भी आप इसमें ऐड करिए। सोचिए, अभी मैं फिर सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, जब आप थोड़ा बहुत काम करके लाओगे। 2 शहर मैंने यूपी के आपको बताए, अब आगे फ्यूचर में जैसे आगरा हो गया आपका, मथुरा हो गया आपका, है ना। हम यदि अयोध्या अभी बहुत ज़्यादा केंद्र में है सरकार के, गोरखपुर हो गया आपका बहुत केंद्र में है, तो हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हाईलाइटेड शहर पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि हम जाते हैं तो अभी सरकार का जो डायमेंशन है, थोड़ा सा जिला वाइज भी आप देखिए, तो सबसे ऊपर वहां पे सहारनपुर, है ना। नीचे मेरठ, मेरठ का बहुत फोकस चल रहा है इस समय, मेरठ में रीजनल रेल बन रही है, वहां पे गाजियाबाद वाला क्षेत्र है, तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मेरठ शहर भी पकड़ेंगे। मेरठ शहर कहाँ से जोड़ोगे, 1857 की क्रांति से उठाओगे उसे, ठीक है। फिर वहां पे स्पोर्ट इंडस्ट्री पूरी डेवलप हो रही है, वहां पे स्पोर्ट कॉलेज भी डेवलप किया गया। तो ऐसे करके हम यूपी के लगभग मतलब ज्यादातर, मैं आपको जितने भी बड़े शहर हैं, खासकर जो जोन है, मंडल है, 18 मंडल है, 18 शहर तो हम तैयार करके ही जाएंगे, मंडल मंडल। आप देखोगे ओवरऑल ये मंडल भी है, प्रयागराज भी मंडल है, बनारस भी मंडल है, हाँ बनारस ही है, वाराणसी है प्रभु, ठीक है। तो हम मंडल मंडल को पहले टारगेट कर लेंगे जितने भी होंगे। आगरा हो गया आपका, आगरा पकड़ लेंगे,
तो इसको हम कभी मध्य उत्तर प्रदेश में आएंगे, बुंदेलखंड रीजन पे जाएंगे, झांसी हो गया, झांसी का भी एक बहुत, यदि आप समझोगे तो आप देखो जितने भी जोन बनाए गए हैं ना, इन जोन का इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, फिर इनको डेवलप किया गया। जितने भी जोन आपको मिलेंगे, जिलों का भी एक महत्व है, तहसीलें कम महत्व की हैं, तो जो ज्यादा महत्व की जगह थी उसको जोन में कन्वर्ट किया गया और उसके इर्द गिर्द डेवलप किया गया उस चीज को। ठीक है, लखनऊ हो गया हमारा, अभी लखनऊ को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी का अवार्ड वो भी मिला है, उस दर्जे में भी सम्मिलित हुआ है। अभी शायद एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दीपावली को जोड़ा गया है, दीपावली ये भी एक नई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है यूनेस्को में। ठीक है, तो ओवरऑल हम मतलब इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाएंगे, भी बहुत सारे, मतलब इससे आपका ब्रेन खुलेगा यूपी के संदर्भ में। ठीक है, तो यूपी में मैंने आपको पहला जोड़ दिया यूपी का इतिहास, दूसरा प्राचीन शहर, प्राचीन ऐतिहासिक शहर या शहरों का एक लिस्ट बना लो, ये हम पढ़ते जाएंगे। और क्या चीजें, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहां कहां से पूछा गया, प्रयागराज से पूछा गया, आपका बुंदेलखंड से पूछा गया है, रीजनल क्षेत्र से। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार में जितने भी महत्वपूर्ण, जैसे कौशाम्बी हो गया, श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, बौद्धिज्म एरिया है ना, रामायण सर्किट पूरा का पूरा है, तो वो इस तरीके से हम पढ़ लेंगे। जैनिज्म के कौन से एरिया रहे, हाँ अयोध्या भी पढ़ेंगे, वो भी आएंगे, आते जाएंगे, ये सब हाईलाइटेड हैं कोई। हाँ अयोध्या भी हम अगले वीक में रख लेंगे, अयोध्या और आगरा 2 कर लेंगे अगले वीक में। पढ़ना हो, अभी बहुत मन कर रहा हो तो एक लिख ही लो, हाँ यही काफ़ी हो गया ना, मतलब कंटेंट अभी है। इसके बाद अगला आ जाओ, यूपी में एक लिस्ट बनाओ यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व का, उनसे भी एक क्वेश्चन ही निकालेंगे। यूपी की महत्वपूर्ण पर्सनालिटी से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका हमेशा। जैसे पिछली बार बाबा रामचंद्र के बारे में पूछा था, किसान नेता थे, तो ये काम आपको करना है कि यूपी की जो, पहले तो एक लिस्ट बनाना, अभी आपको पढ़ना नहीं है कोई भी, मैं चाह रहा हूँ पहले स्टेज में आप एक लिस्ट बनाओ कि यूपी में अलग अलग क्षेत्र में, जैसे यूपी के उद्योगपति, ठीक है, यूपी के ऐतिहासिक व्यक्ति, आपको पहले पता होना चाहिए, एक लिस्ट क्रिएट करनी। यूपी में राजनीतिक व्यक्ति, पॉलिटिक्स से कौन कौन से यूपी में बड़े चेहरे रहे, जैसे चौधरी चरण सिंह हो गए, है ना, प्रधानमंत्री तक गए, है ना, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन कौन से जो यूपी से थे, यूपी से जो है कला के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन से, तो आप एक लिस्ट बनाओगे यूपी के प्रमुख व्यक्तित्वों की, मिल जाएंगे आपको, बुक में भी हैं, बट ये आपके अपने नोट्स में आ जाना चाहिए। फिर वो लिस्ट से हम निकाल के एक एक करके एक एक व्यक्ति फिर पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि देखो पता नहीं आएगा क्वेश्चन 1 या 2, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। बट मैं चाहता हूं कि कम से कम यदि हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी तो आप उनके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लोगे। जैसे अब बाबा रामचंद्र के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि ये किसान नेता है, ज्यादातर को नहीं पता था। तो यदि आपको पता चल जाए कि किसान नेता थे, इस टाइम पीरियड में थे, इस कार्य और इस उद्देश्य में लगे थे, तो आप थोड़ा बहुत बना के भी लिख दोगे तो भी बन जाएगी बात। जैसे अभी जवाहरलाल नेहरू में आपको बता दूं तो आपको पता है, हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको बता दो, आप पता है, आप 4 उनकी बुक्स लिख सकते हो, आप उनका निवास स्थान, उनका क्या कार्य क्षेत्र था, कुछ तो 125 शब्दों में लिख ही डालोगे। तो हम पहले पर्सनालिटी जान लेते हैं और उन पर्सनालिटी के फिर प्रयासों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़े थोड़े 4-4 लाइनें समझनी है, बहुत डीप नॉलेज, क्योंकि पता नहीं कौन सा पूछेगा, कोई एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, बट इनका फिक्स है कि एक पर्सनालिटी से पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अभी मैं केवल लिस्ट चाह रहा हूं कि आप लिस्ट बना लेना, ताकि आपकी जानकारी में पहले लोग आ जाएं सारे के सारे, और फिर सेकंड फेज में हम देखेंगे कि किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसके चांसेस कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला लिख लीजिए, यूपी की शासन प्रणाली, एक टॉपिक ये लिख लीजिए। टॉपिक थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, प्रशासन प्रणाली को 3 तरीके से देखना है। एक तो मुख्य सचिव आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मुख्य सचिव से एक बार क्वेश्चन भी इन्होंने 2023 में पूछा था, बट फिर भी आपको मुख्य सचिव जैसा बड़ा महत्वपूर्ण पद है, किसी भी राज्य का एक ही पद होता है ये, तो शासन प्रणाली के मुखिया के तौर पे मुख्य सचिव, और एक आपको यहाँ के जो महानिदेशक हैं पुलिस विभाग के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है आपके, डीजीपी जो है आपके, इनके काम क्या होते हैं, डीजीपी क्या करता है,
ये दोनों, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति आपका जुड़ा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर से, ठीक है। मुख्य सचिव चूंकि सबसे महत्वपूर्ण पद है, तो ये दो चीजें आपको शासन व्यवस्था में तैयार करनी है। एक चीज और इसमें ऐड कर लो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के संदर्भ में एक चीज ये समझना है आपको कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना, किस किस तरीके की चुनौतियां हैं। जैसे कैसे चुनौतियां पता की जाती हैं, कभी भी कोई भी, कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं हम लोग। पहले तो समस्या ये होती है कि ज्यादा राज्यों सीमा साझा करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमें चैलेंजेस भी होंगे, ठीक है। हाँ, कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, क्या नक्सलवाद है, हाँ, क्या आतंकवाद जैसी घटनाएं हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई घटना हो गई। संगठित अपराधों की क्या स्थिति है, संगठित अपराध कितने हैं, या फिर जो अवैध तस्करी होती है अपराधों की, जैसे जिसमें से सबसे ज़्यादा ड्रग्स हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे एक तरीके से जो वन्य जीवों हैं या ह्यूमन, जिसको मानव दुर्व्यापार कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ये सब नज़रिए होते हैं। तो यूपी के संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो यूपी के संदर्भ में जैसे यूपी और एमपी की बॉर्डर है, यहाँ पे अलग टाइप के चैलेंजेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे चित्रकूट वाला क्षेत्र है हमारा यूपी का, यहाँ पे मिलेंगे डकैत। अब तो कम हो गए, पहले जब मायावती की सरकार में थोड़ा सा कम हुए, तो जो आपका चित्रकूट वाला एरिया है यूपी और एमपी में लगता है, यहाँ पे डकैती और इस तरीके की चीजें पहले बहुत आम होती थी, है ना, गैंगवार, ठीक है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो देखोगे आप, यहाँ पे पूरा व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, सांप्रदायिक दंगे जैसी चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी, जैसे आपने अभी बरेली में देखा होगा, है ना। इससे पहले मुजफ्फरनगर में आपने देखा दंगा हुआ था, श्यामली, सहारनपुर, ये सब हॉटलाइन एरिया हैं जहाँ पे सांप्रदायिक, देवबंद जैसी जगह, जब जितनी भी हैं, ये बहुत, मतलब मेरठ वाला रीजन है, ये सब रीजन, यहाँ पे सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई मुद्दे बहुत ज्यादा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौती हो गई, सांप्रदायिकता से जुड़े हुए मुद्दे। बुंदेलखंड रीजन में क्या है, एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बॉर्डर जितनी भी लगी हुई है, तो जितना एमपी यूपी की बॉर्डर है, यहाँ पर क्या है, आपराधिक गतिविधियां बहुत सारी हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, किडनैपिंग, ये सब प्रैक्टिकल वे पे आप जाओगे ना, तो आप ये चीज पाओ, क्योंकि वहां पे क्या है ना, वहां पे व्यापारी वर्ग नहीं है, वहां पे एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो अब वो चीजें हमें देखेंगे। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहां पे आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे कल्चर है जिसको हम बोलते हैं बाहुबली कल्चर, राजनीति का अपराधीकरण। जैसे हम प्रयागराज में ही थे तो बाहुबली कल्चर यहाँ पे था, अब खत्म हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, यही तो इंप्रूवमेंट हुआ हमारे यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने बाहुबली मिलेंगे, चाहे वो प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे प्रयागराज का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है आपका गाजीपुर का क्षेत्र हो, यहाँ सब बाहुबली कल्चर आपको मिलेगा। बहुत सारे नाम है, तो मैं अब नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैं आपको जनरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस दृष्टिकोण से नेपाल की बॉर्डर के साथ, जब नेपाल की बॉर्डर लगी होगी तो वहां पे तस्करी हो रही होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही हो, इंटरनेशनल अपराध, वहां पे आतंकवादी घटनाएं वहां पर, क्योंकि नेपाल से चीजें हैं, वहां पे मुद्रा, जाली मुद्राओं का भी एक, कि नकली नोटें भी इधर उधर हो रही है भारत की, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा, बहुत सारे अवैध घुसपैठ का मुद्दा, तो सीमावर्ती जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो उस तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो आप इन सब चीजों को, हाँ, इन सब चीजों को आपको अपने क्वेश्चन में समायोजित करना है कि कैसे हम इसको ऐड करें। अब जैसे बिहार और यूपी के बॉर्डर की समस्या क्या है, बिहार में शराब बंद है और यूपी में शराब चल रही है, तो एक अवैध तस्करी, इस टाइप के भी कार्टल और नेक्सस वहां पर एक्टिव होंगे। तो ये हमारी सब कानून व्यवस्था, हमारी पुलिसिंग प्रणाली के प्रति क्या है, उसको चैलेंज है। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यूपी की कानून व्यवस्था, इस पे मैं, मतलब अब ये तो मैं चलो अभी जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, जब आप मेरी ये इसी पे क्लास देखोगे, 3-4 क्लास में कवर किया है, तो फिर ये चीजें बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे पे आपको वहां पर मिल जाएंगी आपके नोट्स में, ठीक है। आपके नोट्स में ये चीज बहुत सिस्टमेटिक मैंने लिखवाया है कि अच्छा यूपी कानून व्यवस्था में ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बस यूपी का भी इतना ही रखते हैं, अभी शुरुआत में स्टार्टिंग है, तो हाँ बस ज़्यादा है, क्योंकि अब आपको पूरे पूरे दिन बैठना, 10 घंटे लिख दिया था पहले भाई में,
ज़्यादा लग रहा हो, 10 घंटे मुझे पर डे चाहिए आपका, क्योंकि 10 घंटे के बिना बात बनेगी नहीं। हिंदी और ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, मैं सिर्फ 2 टॉपिक आपको दूंगा बस, उनको पूरे वीक में अल्टरनेट डेज पे आप पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। हिंदी में हमें पहले पत्र लेखन में सरकारी पत्र तैयार करना है, सरकारी पत्र, और ऐसे में आपको साहित्य वाला ऐसे तैयार करना है। क्या तैयार करना है इसमें, केवल इसमें कच्चा माल इकट्ठा करना है। कच्चा माल समझते हैं, रॉ मटेरियल। साहित्य का जब भी ऐसे लिखोगे तो क्या क्या पॉइंट डाले जा सकते हैं, आपको उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, यानी साहित्य से जुड़े हुए आपके पास जो भी ऐसे हो। हाँ, तो बस कच्चा माल इकट्ठा करो अभी। साहित्य का सीधा सीधा मतलब मुझे नहीं समझ में आता, कहाँ से इसको कंटेंट खोलूं? नहीं, इससे जुड़े हुए बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे ना, निबंध। आप निबंध पता करिए ना कहाँ पे मिलेंगे, वो निबंध की बुक्स है, कहीं मत पता करो। मेरा एक वीडियो पड़ा है साहित्य वाले पे, आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी में परसों नरसों पब्लिश हुआ निबंध का, बस वो देख लो। निबंध की क्लास मेरी देखी है, एग्रीकल्चर पे, साहित्य पे जो मैंने लिखवाया है उसे देख लो, पढ़ लो, बस एक वीडियो में खत्म बात आपका। पूरा लगभग सारा कुछ उसमें बैच में भी मिल जाएगा। बैच में भी देखना, शायद लेक्चर नंबर 14 या 15 इस तरीके से वहाँ से निबंध चालू है लिखवाने। तो उसमें एक साहित्य वाला निबंध जो मैं लिखवाया हूँ, साहित्य समाज का दर्पण है या साहित्य, तो उसमें क्या क्या पॉइंट डालने हैं, कैसे लिखना होता है, वो सब चीज़ें उसमें है। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, या साहित्य एवं समाज करके निबंध ऐसे राइटिंग बाई आजाद सर डाल दोगे तो मिल जाएगा। बट ये इसका कच्चा माल इकट्ठा करो, फिर हम अगले वीक में इसी ऐसे को लिखेंगे। पहले इस वीक में मैं ये दे रहा हूं। और सरकारी पत्र में आपको इसके पूरे पीवाईक्यू देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने कि किस किस टाइप के पत्र लेखन से क्वेश्चन बनते हैं। प्रारूप कम से कम आपको रट जाना है इस वीक में, प्रारूप इसका रट जाना है, क्योंकि देखो 2 प्रारूप सेम है, 2 नहीं 3 आपको सेम मिलेंगे, सरकारी पत्र, परिपत्र, दोनों में बहुत अंतर नहीं मिलेगा। सर्कुलर और ये आपका सरकारी पत्र, और एक अर्ध सरकारी पत्र, इन तीनों में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। यदि आप एक तैयार कर लोगे तो फिर बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। परिपत्र का देखो, सरकारी पत्र है सरकारी टू सरकारी, अर्ध सरकारी मतलब सरकारी टू, मतलब सरकारी टू प्राइवेट नहीं है, समकक्ष में, मतलब सरकारी ही है बट अपने पर्सनल लेटर हो गया। मान लो आप जिलाधिकारी हैं, दूसरा भी जिलाधिकारी है, तो आपने क्या किया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, ठीक है। और सर्कुलर का काम है एक जगह से निकला और मल्टीपल जगह पहुंचा, मल्टीपल डिपार्टमेंट में पहुंचा वो तो सर्कुलर हो गया, है ना। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, अधिसूचना जारी होती है तो वो एक गजट में, वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार में राज्यपाल वो गजट में चीजें प्रकाशित होती हैं, वो अधिसूचना नोटिफिकेशन है। तार एक, अब तो तार बंद ही हो गया, तार है त्वरित गति से जो है चीजों को बहुत कम लेटर्स में, कम शब्दों में, क्योंकि उसके एक एक शब्द का चार्ज होता है, तो कम शब्दों में अपनी बात को त्वरित गति से पहुंचाने को लेकर के तार की प्रक्रिया। और एक रिमाइंडर्स होता है आपका, जिसको अनुस्मारक कहते हैं, पीसीएस में नहीं आता, वो आरओ के पेपर में है आपका। बस इतने, एक कार्यालय आदेश होता है, जिस कार्यालय में काम कर रहे हो उस कार्यालय में क्या गतिविधियां हो रही हैं, कब छुट्टी है, कब वहां पे किसका स्थानांतरण हो रहा है, किसका प्रमोशन हो रहा है, कार्यालय आदेश है। तो चीजें आसान है, बस एक बार उनका ड्राफ्ट सीखना है, प्रारूप कैसे कार्यालय आदेश लिखा जाता है। ड्राफ्ट पे मैंने, इस पे मेरे 7 वीडियो हैं, 7-8 वीडियो यदि आप मेरे देख लेते हो तो आपको फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, आप लिख ले जाओगे। या तो 7 से 8 वीडियो देख लो, ठीक है पूरे, और अन्यथा की स्थिति में कोई भी बुक ले लो, उससे पढ़ लो। आपके ऊपर मैं दे रहा हूं, बस आप इसको उस हिसाब से कर लो। बस इतना आपको पहले वीक में करना है। 10 घंटे के हिसाब से आप देखो तो एक सप्ताह में आपको 60 से 65 घंटे मिलेंगे। 60 घंटे भी 6 दिन का हिसाब से मैं जोड़ रहा हूं, तो एक सप्ताह में आपको मिलेगा। 60 घंटे में इतनी गति तो आपको अब बनानी पड़ेगी कि इतने टॉपिक आप कवर करो। बहुत ज़्यादा नहीं दे दिया मैंने, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है ना। अभी हमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो इस स्पीड से चलेंगे तो एक महीने में आपको कुछ दिखने लग जाएगा। नगर नियोजन, अब आपको मैंने क्या बोला कि अब पहले सबसे पहला काम करोगे, ये टॉपिक हो गया, इसके सब टॉपिक कलेक्ट करोगे, ठीक है। हर सब टॉपिक से 5 पॉइंट वो कलेक्ट करोगे कि मुझे कीवर्ड में 5 पॉइंट क्या निकालना है। जब 5 पॉइंट निकल जाएं फिर उसका एक आंसर बना के लिख दो। समाज पूछ सकता है,
उस पे पूछ सकता है कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कला एवं संस्कृति को लेकर क्या क्या विषय थे, है ना, पतन कैसे हो गया इस सभ्यता का, है ना, तो वो आपको मिल जाएंगे बुक में। और 5 पॉइंट का मतलब है बहुत ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना है, 5 पॉइंट से आप इतने शब्दों को निकाल ले जाओगे, ये बात मुझे पता है। करो अभी इस वीक में, डरो मत, करना चालू कर। शॉर्टकट भी चल रहा है। हाँ तो अब इनको शॉर्टकट ये है, यहाँ जो आपने एनालिसिस करके सिलेबस का रखा है, उसमें हर पॉइंट अलग अलग करके दिया हुआ है। हाँ बस वही अंडरलाइन में 5 पॉइंट। हाँ सिलेबस रिसर्च वाला भी आपको बहुत मदद कर देगा, सब टॉपिक तो बता दे, हाँ सब टॉपिक आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, देखो अभी हम ये जितने भी टारगेट मेंस के लेके चलेंगे, तो अब ये समझो हमारा मेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार वाले मेंस में तो बढ़िया कर ही देंगे, अन्यथा अगला वाला मेंस रामबाण हो जाएगा, अचूक अस्त्र बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ तैयार हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आंसर राइटिंग भी मैं बस ये चाह रहा हूं कि वहां पे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 20 अटेम्प्ट होने चाहिए, कंटेंट से बहुत ज्यादा ना भटकाओ आपका, या तो एग्जैक्ट कंटेंट लिखा हो या कंटेंट के आसपास रहो आप, है ना। जैसे आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आप आईटी एक्ट का मतलब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आप लिखा है इनकम टैक्स अधिनियम, दृष्टिकोण याद मत करिए, सोचिए दृष्टिकोणों में। पहले मुझे तो ये भी पता होना चाहिए पॉइंट क्या सोचूंगा, किस चीज के बारे में। मान लीजिए मैं कोई टॉपिक देख रहा हूँ तो मुझे पर्यावरण के बारे में सोचना, मेरे दिमाग में पर्यावरण तो आना चाहिए। अब मैं उसके 20-25 पॉइंट जो भी हैं वो सोच लेता हूँ। आप कोई चीज आप मान लीजिए किसी टॉपिक पे आप भी पढ़ा रहे हैं तो मेरे दिमाग में चलता है अच्छा ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हो सकता है, ये साइंस एंड टेक से हो सकता है, ये ऐतिहासिक हो सकता है। कोई न्यूज भी देखता है, जैसे संस्कृति की न्यूज आती है वो अक्सर सुनता रहता हूँ, वो सुनता तो मुझे अभी कल्चरल जो वाला हुआ है। एक चीज समझना, हर घटना के पीछे 5 से 6 दृष्टिकोण किस तरीके से होते हैं। कोई भी घटना घटेगी आर्थिक तो होगा ही होगा, है कैसे होगा आर्थिक, या तो नए रोजगार पैदा करेगा, है या तो रोजगार खत्म करेगा, या तो जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है तो इसका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव तो बहुत बड़ा है कि नहीं है, ठीक। दूसरी चीज क्या जुड़ेगी, या तो पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, तो पर्यावरणीय आयाम भी मिल गया, ठीक है। हर चीज का ऐतिहासिक दृष्टिकोण जरूर होता है, उसका एक डेवलपमेंट फेज जरूर रहा होगा, या तो डेवलपिंग में है वर्तमान में, ऐसा नहीं होगा कोई नया आविष्कार हो गया अचानक से। यदि हम स्पेस रिसर्च की बात करते हैं कि भाई स्पेस रिसर्च तो ये नया नहीं है, स्पेस रिसर्च इसका एक इतिहास है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस तो हमेशा से था ना, आर्टिफिशियल तो अभी जुड़ा है ना इसमें, है ना। बुद्धिमत्ता को अब हमने क्या कर दिया, मशीनीकृत कर दिया, लेकिन बुद्धिमत्ता तो थी, तो बुद्धिमत्ता जो है उसमें मानवीय आयाम जोड़िए ना, मानवीय आयाम समझते हैं। अभी आप एक चीज समझिए, जितना कुछ भी इस पृथ्वी में हो रहा है, जितना कुछ भी पृथ्वी में हो रहा है, उसमें सब कुछ के केंद्र बिंदु में कौन है। जैसे कि कानून बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं, मानव के लिए। किसी बैक्टीरिया के लिए कोई कानून बनाया गया है, केंद्र बिंदु में मानव है। किसका जीवन सुखमय होना चाहिए, मानव का। हर जगह में कानून अच्छा बनाए किसने, मानव ने। क्यों, चेतना के उच्चतम स्तर पे कौन है, मानव। अभी यही कानून बंदरों को बनाना होता, आप सोचो ये कानून का पूरा काम बंदरों को दिया जाता, मानव को ही ये जिम्मेदारी दी गई कि ये पृथ्वी को बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। केंद्र बिंदु में कौन है, मानव। हर चीज के मानव विनाश भी कर रहा है तो मानव को बचाने का दायित्व भी दिया है। चेतना के उच्चतम स्तर पे हो ना आप ही के हाथ में सब कुछ है। लॉ एंड ऑर्डर कानून बनाए गए हैं तो आपके लिए बनाए गए हैं, वन्य जीवों का संरक्षण भी मानव से ही करना है, खतरा भी मानव से ही है। समझिए, अधिनियम कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पे खतरा है मानव से। कोई भी कानून रेगुलेशन में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वहां पे दिक्कत आई और वो दिक्कत के समाधान के तौर पे वो कानून है। मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए कानून लाना पड़ा कि कर दोगे तो मृत्युदंड तुम्हें भी मार देंगे।
अधिकतम सजा के तौर पे मृत्युदंड तुम्हें भी मिल जाएगा। तो हमें मतलब कोई भी प्रोस्पेक्टिव सोचना है ना, कोई भी चीज सोचनी है ना, तो उसके आयाम निकालना बहुत कठिन नहीं है। ऐतिहासिक होगा ही होगा, सोचना ही है कि इसका ऐतिहासिक प्रोस्पेक्टिव कैसे सोचूं, उसका आर्थिक दृष्टिकोण निकलेगा ही निकलेगा, उसका पर्यावरणीय निकलेगा ही निकलेगा, समझ रहे हैं? उसका वैश्विक भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब पूरा का पूरा वैश्वीकरण का ईरा चल रहा है, तो उसका वैश्विक जरूर निकलेगा, अंतरराष्ट्रीय जरूर निकलेगा उसका आयाम। कोई भी पॉइंट आप ले लो, मानवीय भी निकलेगा उसका, मानव के लिए कितना बड़ा, नैतिक भी निकलेगा उसका। तो कुछ आयाम तो फिक्स है, वैज्ञानिक के ऊपर थोड़ा सा अंतर हो सकता है, कुछ चीजों के वैज्ञानिक आयाम निकलते हैं, कुछ के नहीं निकलते हैं। अभी आपके पास तर्क है, आप सोच ले, अब मेरे पास एक बार 20 पॉइंट आते हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है? देखो ये सब कुछ है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब सीमित पढ़ाई की हमने, समझ रहे हैं ना? सीमित पढ़ाई का मतलब हम जुटे हुए हैं सिर्फ कंपटीशन में, ये किन प्रकार कोई एग्जाम निकल जाए। अब आपका सोचने का डायमेंशन इसलिए बदलेगा क्योंकि अब जो आप पढ़ रहे हो वो अपने एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन अब उसको कई डायमेंशन में सोच के पढ़ रहे हो, क्योंकि अब आप ऐसे लिखो। इसीलिए तो मेंस क्या है, मेंस आपको ये नहीं कह रहा कि तथ्य और फैक्ट आके लिख दो। मेंस इसलिए लिया जा रहा है ताकि वो जो अधिकारी बन के आ रहा है वो बहुमुखी है कि नहीं है, वो कई डायमेंशन में सोच के समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ये चीज अब यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको लिखना है। जब लेखन कार्य करोगे, आप अब लिखने के काम पे आ चुके हो, अब आपको वहां पे जाके आयोग में 6 दिन पेपर होता है, 6 दिन में यदि 40 पेज पर डे लिखते हो, एक कॉपी में 40 पेज भी लिख के आते हो, तो कितना लिख डाले आप बताओ 6 दिन में? 240 पेज की किताब होती है। तो एक्चुअल में उसने आपको एक राइटर के तौर पे डेवलप कर दिया। तो अब आप राइटिंग के काम पे आए हो, अभी तक तो नहीं किया ना ये काम, आप समझो बात को। इसलिए आपके डायमेंशन आपको कमजोर लग रहे हैं। जिस दिन आप लेखन कार्य पे आ गए, अब आपके डायमेंशन बढ़ जाएंगे। अगला मेंस जब आप होगा तब आप मुझे ये बात नहीं कहोगे, आप कहोगे कि सर विचार आते हैं, कई डायमेंशन में सोच पाता हूं, क्योंकि लेखन कार्य से ही ये चीज आ सकती है। लेखन में क्यों स्टक हो जाता है एक बच्चा? लिखना चालू किया, स्टक हो गया, डम, सब कुछ आते हुए भी ब्लैंक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैचारिक आयाम विकसित नहीं हुए हैं। अब आपके अंदर एक मैंने कच्चा प्रारूप डाल दिया है। क्या डाल दिया? इतने आयामों में सोचना है, ऐसे सोचना है, इतने दृष्टिकोणों में सोचा जाता है। अब आप कोई टॉपिक आ रहा है तो उसको तुरंत तुरंत आयामों में डाल रहे हो, बस उसकी स्पीड स्लो हो सकती है क्योंकि ज्यादा अभ्यास नहीं किए हो। एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे खटाखट सोचोगे, खटाखट, सेकंडों का खेल होता है। सोचते जाओगे, लिखते जाओगे, सोचते जाओगे, लिखते जाओगे। समझ गए मेरी बात को? तथ्यों को यूज करना सीख जाओगे। वो एक मतलब है प्रक्रिया है, तो इसको लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होके चलना कि अरे सर क्या है। मैं बस ये चाहता हूं कि जब एग्जाम हॉल पे जाओ तो 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता विकसित करके जाओ। इर्द गिर्द कम से कम रहो। एग्जैक्ट नहीं लिख पाओ तो इर्द गिर्द रहने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल ऊट पटांग नहीं लिख के आना है कि बिल्कुल ऊट पटांग लिख के आ गए। इर्द गिर्द भी आप उसके हो यदि लेखन में, तो भी एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे, देखो एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है आप समझिएगा। इंटरव्यू के लिए बात बता रहा हूँ आपको, बहुत मजेदार। इंटरव्यू में जब हम बैठते हैं, मैं पहले कुछ इंटरव्यू मैंने लिए हैं बहुत सारे बच्चों के, तो एग्जैक्टली जब इंटरव्यू में एग्जामिनर क्या सोचता है, एग्जामिनर ये कहता है कि मैंने इससे कोई क्वेश्चन पूछा। अभी जैसे एग्जामिनर ही है ना जो आपसे आपसे इंटरव्यू ले रहा है, यदि उसको आप उल्टा बैठा दो, आप इधर बैठ जाओ, वो ये जानना चाह रहा है कि आसपास तो है ना इस चीज के, बस वो ये जानना चाह रहा है। एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं होता है। नहीं समझे आप? पास थोड़ा गेस गेस कर पा रहा है, और गेस कितना सही है, कितना नजदीक है एग्जैक्ट। अब जैसे अब आपका कुछ चीजों में तो आपको फैक्चुअल होना पड़ेगा, तथ्यात्मक रहना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, सामान्य सा प्रश्न है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में 40 जिले हैं, तो फिर आपका क्या हो गया? ये दिखाता है कि आप कंप्लीट अनअवेयर पर्सन हो, है ना। आपको पता है 75 जिले हैं, 76वां बनने वाला है। एक जिला आपका अस्थायी जिला रहता है, महाकुंभ क्षेत्र में बनता है, फिर उसको हटा देते हैं। तो अब वो चीजें एग्जामिनर को, अब आप मान लो और नजदीक, अब इसको नजदीकी कह देते हैं। अब आपने एग्जामिनर ने कहा 75 जिले हैं, आपने बताया 75 जिले, एग्जामिनर ने कहा नहीं 75 नहीं है, 76 हो चुके हैं,
है ना, या आपने 76 का, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा उसको, लेकिन ये पता है कि इर्द गिर्द है, आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। आप 70 भी तक पहुंच जाओगे तो उसको लगेगा कि हाँ चलो आसपास है। बट अब आप 40 और 35 में रहोगे तो आप आसपास नहीं हो उस चीज के। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एक कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बताया नेहरू। अब आपको लग रहा है मोतीलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन आपने पंडित नेहरू भी बोल दिया ना, तो एग्जामिनर को लगा हाँ ठीक है ठीक है, नजदीक है मामला, बिल्कुल से करीबी है। मतलब हमें करीब रहना सीखना है चीजों के, जितना नियरेस्ट, या तो हम एग्जैक्ट आंसर दे दें, बिल्कुल हूबहू आंसर दे दें, बिल्कुल साफ सुथरा आंसर दे दें, जिसके चांसेस कुछ क्वेश्चन में बनेंगे आपके, जिनका आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे। लेकिन बाकी के आंसर जो है, कुछ आंसर आपके लमसम में होंगे, आसपास होंगे। पर यह नहीं होना चाहिए कि गंगा तो तमिलनाडु में बहती है, यह नहीं होना चाहिए आपका उत्तर। आपका फैक्चुअली इरर हो गया, आपका कावेरी उत्तर प्रदेश की नदी है, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्या किया, बहुत ही दूर चले गए। एक दफे आप पेन्नार में हो सकते हैं कंफ्यूज कि अच्छा आंध्रा होगी, तमिलनाडु होगी, कहां बह रही है, आसपास साउथ इंडिया की बात कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है। अब आप पेन्नार का यदि दिमाग लगा रहे हो कि राजस्थान में बह रही है, गुजरात में, तो वो फिर एग्जामिनर को इरिटेट करता है। नजदीक रहना सीखो, और ये होता है, आप चाहे जितने फैक्ट याद कर लो, चाहे जितना रट लो, सब कुछ पढ़ने और उसके बावजूद भी हम कई बार गेस करते हैं। हर आदमी गेस करता है, हाँ हाँ इतना होगा लगभग, बट उसके नजदीक रहने की कोशिश करो। बहुत परफेक्शन की तरफ आप भी मत भागो कि मैं एक एक बात रट लूंगा, हर बात को भी कुछ परफेक्ट बताऊंगा। नहीं परफेक्ट बताया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, पर हम नियरेस्ट तो हो सकते हैं ना। अपनी भाषा में बोलो, बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं चक्कर में पड़ना है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, सामान्य बात में जो बात आप समझाना चाह रहे हो बस उसी में लिखने की कोशिश करो, जो आपकी लैंग्वेज है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बहुत सामान्य भी, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, मान लो एक लाइन में क्या समझते हैं बताओ। भयमुक्त वातावरण, एक लाइन आगे, अब इसी को लिख दो, स्वतंत्रता का मतलब है भयमुक्त वातावरण, खत्म बात। अब आप बुकिस कोई लेके चले जाओ तो फिर वो उसकी जरूरत नहीं है। एक लाइन में एक सब, मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपको कीवर्ड क्रिएट करने हैं, कीवर्ड में लिखना चालू करो चीजों को, ताकि वो कीवर्ड आपको रिवाइज हो, आपके दिमाग में रहे, और उससे आप सेंटेंस बना लो, उससे आप सेंटेंस बना लो। कीवर्ड की इतनी पावर होती है। इथिक्स, अभी आप ऐसे लिखोगे कीवर्ड, आपके पास 20 कीवर्ड में आप 700 शब्दों में पिरो सकते हो उनको। कीवर्ड में लिखना सीखना है, कीवर्ड समझना है आपको, आसपास रहना है चीजों के, बहुत दूर नहीं जाना है उस चीज के। तो आसपास रहते हुए भी यदि आप लिख पाए, और दूसरी आपकी गति, स्पीड, वहां पे क्या गति रहती है, आपको बिल्कुल 20-20 रहना है, 50-50 टेस्ट सीरीज में नहीं बदलना है। कल मैंने ये चीज सिखाई थी ना, पैदल यात्रा, जेट वाली, वो जो मैं कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत उसका इम्पैक्ट की। यहाँ पे आपको एक एवरेज ड्यूरेशन टाइम 3 घंटे में आपको लिखना है 40 पेज। उस चीज के लिए आपको गति, आपका प्रेजेंस ऑफ ब्रेन, उन सब पे भी आपको काम अभी से करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जो भी आपको क्वेश्चन लिखना है, 2 काम करके जरूर चलना है। एक तो बिना देखे लिखोगे, कुछ भी नहीं देखना है, बिना देखे। 5 पॉइंट आपने बना लिए हैं, वो भी कीवर्ड में बनाए हैं, उन्हें एक बार देख लो, रट लो, रख दो, दूर रख दो कि भैया ये मैंने पढ़ लिया, अब ये मेरा ये रख दिया, रख दिया, अब लिखना चालू करो उन 5 पॉइंटों के दम पे। दूसरी चीज, 9 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, मैं बंद कर दूंगा। इससे एक आदत आएगी, एक हैबिट आएगी कि कोई भी चीज मुझे 9 मिनट में ही लिखनी है। ये 5 पॉइंट मुझे 9 मिनट में पिरोना है, सेंटेंसेस बनाने इस 5 पॉइंट में। यह आदत पहले दिन से लाओ, यह हैबिट पहले दिन से लाने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन कम से कम इस डिसिप्लिन के साथ लिखो। बाकी क्वेश्चन ठीक है, चलो आप एक परफेक्ट आंसर बनाने की तरफ जा रहे हो, लेकिन टाइम का और बिना देखे लिखने का आदत डालो। क्योंकि देख के लिखोगे ना तो वो फिर कभी जीवन में लिख ही पाओगे ही नहीं। फिर क्या होगा, वो एटलीस्ट एक कंफर्ट जोन में हो कि कंटेंट यार कोई बता दे, कुछ कर दे, कहीं से पता चल जाए, मैं रिवाइज कर लूँ, फिर वो कंफर्ट जोन में बदल गया। बिना देखे लिखना, कुछ तो विचार आएंगे,
अभी मैंने कुछ पढ़ा, मैंने अभी आपसे इतना बड़ा लेक्चर लिया है, अब मैं कहूँ कि इसी लेक्चर को अपने शब्दों में लिखो, तो लिख लोगे ना कि आज सर ने टारगेट वीक दिया है, यही तो लिखना है, टारगेट वीक दिया जिसमें यूपी पीसीएस मेंस की बात हुई। अब इसको शब्दों में पिरोना सीखो। कोई भी बात, कोई भी कन्वर्सेशन हुआ, आधे घंटे 1 घंटे मैंने सुना या आधे 1 घंटे मैंने लिखा। पता है बड़े बड़े जब कॉलेजेस में आप पढ़ने जाते हो, जैसे लाइक DU JNU, वहाँ जब मास्टर्स और बैचलर्स के बच्चे हैं वहाँ लिखवाते नहीं है। 12th के बाद आप देखोगे लिखवाने का कल्चर खत्म हो जाता है, नहीं लिखवाया जाता। क्यों? लेक्चर होते हैं वहाँ पे, टीचर आया, लेक्चर लिया, समझाया, निकल गया। ठीक है, ये अब आपके ब्रेन का स्तर हो चुका है कि आप शब्दों को पिरो सकते हो अपने शब्दों में। इसलिए पहली बात, अब दूसरी डिपेंडेंसी में जाओ कि जैसे मैंने आपने एक सॉल्व पेपर देखा कि अच्छा ये सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर में हूबहू ये लिखा है, मैं इसी को लिख दूंगा तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, अपने शब्दों को लिखो, बस आपके कीवर्ड सही होने चाहिए। बस आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी भाषा क्या है, उसकी आदत डालो, तो उससे एग्जामिनर को एक तो मौलिकता मिलती है। मौलिकता समझते हैं? मौलिकता को समझते हैं कि मौलिकता का मतलब क्या होता है? मौलिक का मतलब है नयापन, मूल रूप से आपका ही है, कॉपीड मटेरियल नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। मौलिक का मतलब आपका है, अपना है, आपने बनाया है, आप क्रिएटर हैं इसके आंसर के। और जब आप बिना देखे लिखेंगे ना तो आप ऐसे होंगे। इसका पढ़ करके लिखना, आप कंटेंट जरूर ये पढ़ेंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपके शब्द होंगे वो। आपको लग जरूर रहा है कि मैंने इसको सोर्स लिया है, पर ये सोर्स है नहीं एक्चुअल में। ये आपको लग रहा है कि ये सोर्स बना, ये सोर्स है ही नहीं। सोर्स आपका ब्रेन है। फिर उस टाइम पे वो नए शब्दों को पिरो रहा है, वो फॉर्मेशन होगी नहीं जो इस बुक में होगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? हम बहुत सारी क्लासेस करते हैं। देखो टीचरों की मैं बात बताता हूँ, आप देखोगे जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, लेक्चर लेते हैं, जितने भी कथावाचक होते हैं, अपने सामने एक बुक रखेंगे, ये पीछे PDF रखते हैं। टीचरों को आप देखेंगे पीछे PDF रहेगी, है ना। मेरे पास भी PDF रहती है। जो भी कंटेंट पढ़ाना है एक सीक्वेंस रहता है कि ये सीक्वेंस में लेक्चर हर पर्सन रेडी करता है अपना, वो लेक्चर रेडी करेगा, इस सीक्वेंस में मुझे पढ़ाना है, होना भी चाहिए। नहीं है ऐसा तो फिर क्या है, सिस्टमेटिक नहीं होता कंटेंट। लेकिन जब हम क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय जो भी चीजें होंगी वो मौलिक होंगी। मौलिक का मतलब उस समय फिर वो शब्द सब मेरे हैं, समझ रहे? वैसे एक छात्र के तौर पे, आप जब लेखक के तौर पे, वहां पे आप समझिए कि अब आप एक राइटर हो, और राइटर में मुझे शब्दों को ऐसा नहीं करना कि कहीं से छांट बीट के कट करके लाना है, बस अच्छे शब्दों का चयन करके मुझे एक आंसर फ्रेम करना, और ये करने की आदत डालना चालू करो। देखना आपका लिखना आ जाएगा धीरे 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 धीरे। अब लिखने में देखो 2-3 चीजें और डिस्कस कर देता हूं, फिर सेशन समाप्त करते हैं। जब लिखना है, जैसे आपने एक कंटेंट पढ़ा, पढ़ने पे मैंने आपको क्या बोला है, 5 पॉइंट उसके कम से कम बना लेना। ठीक है, 5 पॉइंट बना लेना। ठीक है, 5 पॉइंट में तीन भागों में हमें लिखना है चीजों को। एक तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। दूसरा होगा उसका मुख्य भाग, ठीक है, और तीसरा होगा निष्कर्ष। तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन हमें एक आदत डालना है। हाँ, हमें एक आदत डालना है, जब भी हमें परिचय लिखना है तो परिचय जो हमारा होना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर है। कई बार परिचय परिभाषा से भी चालू हो जाता है। जैसे इथिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो परिभाषा से चालू होंगे। इथिक्स में आप परिभाषा से ही चालू करते हो। ठीक है, हमें यहां पर घुमाना नहीं है बहुत ज्यादा, हमें सीधा उत्तर पे आना है। सीधा उत्तर पे, जो क्या पूछा गया है पहले ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या पूछा गया है ये बहुत क्लियर होना चाहिए, और डायरेक्टली परिचय पे ही आपका उत्तर झलकना चाहिए। है जरूर आपकी ये शुरुआत, लेकिन उत्तर एग्जामिनर को 3-4 लाइनों 5वें लाइनों में दिखना चाहिए, नहीं कि उसे बहुत नीचे जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको 20 क्वेश्चन आपके चेक करने हैं। और कोशिश करिए जो शुरुआत में आपकी कॉपी के शुरुआत 5, 6, 7 क्वेश्चन आप लिखें, उनको बहुत कट टू क्लियर लिखें, ताकि एग्जामिनर को बहुत क्लियर हो जाए कि यार आगे भी ऐसे ही लिखा हो। उसका एक परसेप्शन बनना चाहिए आपके क्वेश्चन का। शुरुआत में तो ऐसा नहीं कि घुमा रहे हैं बहुत, आपने यात्रा करा दी उसको पूरी बात,
कुछ लिखना कुछ था, लिख कुछ और डाला। हम ये करते हैं अपने क्वेश्चन में। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, अब आपका तो बहुत ये कट टू क्लियर है, अच्छा लिखा हुआ है। मैं अभी इनमें मैंने सिर्फ इन क्वेश्चन को चेक किया है। मैं नंबर नहीं दिया हूँ कुछ भी, ध्यान रखिएगा। नंबर इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि इस लेवल पे अगर पहुंच जाए तो क्या आंसर बेस्ट है। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने का, देखो इस लेवल पे तो बिल्कुल अच्छा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे अगले 3-4। अब जैसे सारे नंबर, जैसे अब ये क्वेश्चन है भारतीय स्थापत्य कला में इंडो गोथिक शैली की विशेषताओं का सा उदाहरण वर्णन कीजिए। बहुत बड़े क्वेश्चन। इसका टॉपिक क्या हुआ? इंडो गोथिक कला। तो मैं शुरुआत कैसे करूंगा? इंडो गोथिक को बताते हुए, मतलब मेरा उत्तर चालू होना चाहिए इंडो गोथिक की परिभाषा से। परिभाषा से चालू कर सकते हो आप। परिभाषा से चालू करना एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता है कि उत्तर में ही है, ये शुरुआत ही उत्तर से हो रही है, परिभाषा भी उत्तर होती है। अब इन्होंने लिखा भारतीय स्थापत्य की इंडो गोथक शैली 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान, जिसमें गोथिक कला फारसी मिश्रित रूप से विकास हुआ। देखो कितना बढ़िया इंट्रो है, शुरुआत ही बढ़िया हो गई। एग्जामिनर को पता है कि अच्छा इसको ब्रिटिश पता है कि इंडो गोथिक का मतलब ब्रिटिश काल के है। अभी इंडो इस्लामिक होता तो ये सल्तनत काल और या मुगल काल इनकी बात कर रहा होता, मध्यकाल में चला जाता। एग्जामिनर को शुरू में ही मिल गया मामला। फिर लिखा मिश्रित रूप और भव्यता। अब इसकी विशेषताएं, लेकिन अब यहाँ पे जब आगे आपको बढ़ना है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, ये बता दीजिए, ये जरूर बता दी। लिख दिया मिश्रित रूप और भव्यता। ब्रिटिश शासन में गोथिक शैली से अत्यंत विस्तारित और भव्यता के साथ सजावटी उपकरण का प्रयोग किया। बहुत बढ़िया। नुकीला मेहराब है, ये ऐड कर दिया आपने, ठीक है। विशाल खिड़कियां और रंगीन कांच हैं, ये ऐड कर। नई तकनीक का निर्माण है। इंडो गोथिक शैली में विभिन्न ऐतिहासिक अवधि विदेशी व्यवसायों पर, ये एक नंबर का बढ़िया आंसर निकल आया। लिखा क्या? विशेषताएं को उदाहरण से बताइए। बस इसमें एक गड़बड़ है कि उदाहरण नहीं डाले हैं, कुछ उदाहरण भी डाल देते। इंडो गोथिक में क्या क्या बनाया अंग्रेजों ने भारत में? बहुत सारे चर्च बनाए गए, बहुत सारे फोर्ट विलियम्स बनाए, बहुत सारे स्कूल बनाए गए, बहुत सारे किले हैं। यहाँ तक कि समझिए लाल किला तक। लाल किला में 2 शैलियां दिखती हैं। आप जब लाल किला जाओगे तो आप देखो, अच्छा ये मुगल काल में बना, बाद में ब्रिटिशर्स ने जब इसमें अपना जो है स्थापित, तो यहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स शैली भी दिख रही है। तो इतने से आप जैसे यहाँ पे देखिए हॉर्नबिल मेमोरियल है, गोथिक कला शैली का उदाहरण है। आप कंपनी गार्डन के अंदर गए? हाँ, पुराना वाला संसद में भी इंडो गोथिक भी दिखता है। तो मतलब आप उसको, इस चीज को समझ, अब ये उदाहरण नहीं डालेंगे तो भी आधा अधूरा है, कुछ उदाहरण भी डाल दीजिए तो बढ़िया हो जाए। अब जैसे अगला है, अच्छे लिखे हैं ये सारे, मैं इनमें तो 6 नंबर दे दूं। मंदिर निर्माण की होयसल कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, होयसल कला बताना, ठीक है। अब आपने कहा कर्नाटक के निकट मैसूर क्षेत्र में होयसल शासकों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों के निर्माण प्रयोग की गई कला को होयसल कला कहते हैं। कितना बढ़िया उत्तर है। शुरुआत में क्या मिल गया उसे? परिभाषा, होयसल कला बता दिया गया, रीजन बताया गया, कर्नाटक क्षेत्र है होयसल। अच्छा, मैं इसकी शुरुआत करता तो एक और अच्छा तरीके से कर सकता कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा होयसल समूह के मंदिरों, होयसल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिरों को अभी क्या दिया गया है? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों के अंतर्गत जोड़ा गया है, जो बेसर कला शैली से भी जुड़ाव रखते हैं। फिर इसके बाद आगे लिख देते हैं जिसका मुख्य क्षेत्र जो है आपका दक्कन क्षेत्र में, कर्नाटक रीजन या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में विकास हुआ। तो एग्जामिनर को एक फ्लेवर ये आ गया कि अरे यार इसने तो करंट डाल दिया, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है करंट का। यदि आप करंट को जोड़ोगे कहीं पे भी, शुरुआत आप करंट से भी कर सकते हो। यदि हाल ही में, करंट से भी शुरुआत की जा सकती है, आंकड़े से, तथ्य से, फैक्ट से भी शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। पृष्ठभूमि से भी शुरुआत की जा सकती है, ये क्वेश्चन देखना हमें। ऐतिहासिकता से भी शुरुआत की जा सकती है, बट सबसे अच्छा क्या होता है? परिभाषा और करंट से शुरू करो, यदि वो कुछ चर्चा में हो तो। अब जैसे मान लो भारत रूस संबंधों से क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिखना चाहिए? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे। अब ऐसा लिखोगे तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा, है ना। और फिर इसके बाद लिखो जिसमें से बहुत सारे अभी हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कूटनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। रक्षा के क्षेत्र में ये काम हुआ, इसके क्षेत्र में ये काम हुआ। एक तो तरीका ये लिखा जा सकता था। दूसरा, आप ट्रेडिशनल लिख डालो। ट्रेडिशनल का मतलब है कि वही फिर पुराना रटा रटाया कि भारत रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं, सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ के समय काल में
वो सब चीजें बाद में डालो, फिर करंट को पहले हाईलाइट करो। आईआर के क्वेश्चन करंट से लिखेंगे, इकोनॉमिक क्वेश्चन करंट से लिखेंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन पर सतत विकास लक्ष्यों से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। कैसे शुरुआत करेंगे आप? पहले बताइए सतत विकास क्या है, शुरुआत परिभाषा से करिए, है ना। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए किए गए विकास को सतत विकास कहते हैं। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा रखी गई, जिनको 2030 में प्राप्त करना है। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वैश्विक संदर्भ में देखें तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो समय निर्धारित किया गया है उसमें काफी समय भी लग सकता है। फिर बता दीजिए कि सतत विकास क्या है और लक्ष्य क्या है, ऐसा भी कर सकते हो। करंट का उसको पता है यार, ये बच्चा अपडेटेड है, अवेयर है, करंट भी पता है, तो आप करंट से भी शुरू कर सकते हो, परिभाषा से भी शुरू कर सकते हो। दो मैं आपको स्टार्टर दे रहा हूं, लिखने के स्टार्टर, करंट प्लस परिभाषा। मेरी बात समझ गए? उदाहरण जरूर डालने हैं, जहां पे 100 उदाहरण लिख दे। अब देखो इन्होंने होयसल कला का ये डाला, ठीक है, फिर इन्होंने बता दिया किस ड्यूरेशन में विकास हुआ। फिर अब आप टेक्निकल टर्म्स, तकनीकी चीजों को जरूर लिखिए, तकनीकी चीजें। अब देखो जैसे इन्होंने क्या यूज किया, यहाँ पे हेलेबिड का यूज किया, होयलेश्वर मंदिर का यूज किया, चन्ना केशव मंदिर का यूज किया, श्रृंगेरी मंदिर का यूज किया। हेलेबिड वही क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को हम्पी क्षेत्र, हेलेबिड क्षेत्र वही क्षेत्र है आपका पूरा, ठीक है। बेसर कला शैली का यूज करना चाहिए, है ना, नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित रूप है। बस यही सब चीजें हैं विशेषताएं में। अब मुख्य भाग को पॉइंट में लिखने की कोशिश करना है। मुख्य भाग में 4-5 पॉइंट डालने हैं। मुख्य भाग में कोशिश करो कि मुख्य भाग को ये पैराग्राफ, ये पॉइंट, ये पैराग्राफ छोटा सा। निष्कर्ष का मतलब है समाधान। क्या निष्कर्ष निकला? समाधान निष्कर्ष है हमेशा। जब भी निष्कर्ष लिखना है तो निष्कर्ष आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, समाधान ओरिएंटेड होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए। निष्कर्ष में हमेशा हम क्या करते हैं, कंक्लूजन के तौर पे क्या निकला। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई समस्या है, बीमार है कोई आदमी, बहुत डिस्कशन हुआ ये बीमार है ऐसा, निष्कर्ष क्या निकालोगे? अस्पताल ले चलो। समझ रहे हैं? देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, समस्या, निष्कर्ष के तौर पे क्या है कि भैया देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें, कैसे गरीबी दूर करें, उसको लेकर सरकार कौन कौन सी योजनाएं लेकर आ रही है, किसानों की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि सरकार को इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समझ रहे हैं? लोक सेवा आयोग में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये हमारा डिस्कशन पॉइंट है, मुख्य भाग की बात है। पर निष्कर्ष क्या है कि लोक सेवा आयोग को छात्रों को ध्यान में रख करके विभिन्न समस्याओं के समाधान कर, मतलब आप जब समाधान की बात करते हैं तो वो क्या है आपका निष्कर्ष। पॉइंटों में आपको जब बात रखनी है कट टू क्लियर, जहां टेक्निकल टर्म्स या फिर कुछ पॉइंटों में बात, वो सब मुख्य भाग है। और ये प्रारंभ क्या है आपका, परिभाषा है, करंट ओरिएंटेड है, एक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिकता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट रहना चाहिए, इससे भटकना नहीं है जो क्वेश्चन पूछा जाए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मंदिर निर्माण की होयसल कला, आप मूर्ति कला लिखने लग जाओ, भटक गए। आप मंदिर में ही रहिए, फिर होयसल कला के आसपास ही रहिए। अब आप होयसल कला की जगह नागर कला शैली में चले गए कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं, ठीक है, ऐसे भी शुरू किया जा सकता है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती है, नागर, बेसर और, नहीं माफ करिएगा, मंदिर निर्माण की 3 कला शैली है, नागर, बेसर, द्रविड़, ठीक है, जिनमें से होयसल कला बेसर कला के अंतर्गत आती, ऐसे भी जोड़ सकते हो। लेकिन तब भी घूम गए आप काफी, उस गली में जाते जाते एग्जैक्टली सीधा होयसल कला से आप क्लियर कट टू क्लियर लिखा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं और कुछ आंसर दिखाता हूं, इससे आपको भरोसा होगा। अगला है इथिक्स का क्वेश्चन, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक, उदाहरण से बताइए। कैसे लिखेंगे? सीधा सत्यनिष्ठा की परिभाषा। सत्यनिष्ठा का अर्थ है मन से, विचार से, वचन से एक रूपता। कहां से छापा है? मेरी क्लास से, नोट से, क्योंकि मेरी बू आ रही है इसमें। हाँ, थोड़ा हिंदी सही रखनी है आपकी, हिंदी में कहें मूल्य जैसे आप लिखते हैं तो मूल्य को छोटा ऊ लगा देते हैं, बड़ा ऊ होता है, थोड़ा इन सब में अवेयरनेस रखनी है।
नैतिक नैतिक मूल्यों की रीढ़ है, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया आंसर हो गया, सत्यनिष्ठा का अर्थ से ही आपने क्लियर कर दिया। एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक अपने कर्तव्यों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखकर समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करता है। फिर आपने क्या है, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। जब भी कभी पॉइंट लिखना है तो एक बार ऊपर मेंशन कर देना है कि एक लोक सेवक के अंतर्गत सत्यनिष्ठा के तहत ये गुण निहित होने चाहिए, ताकि शासन में विश्वास बने, निर्णय में निष्पक्षता बने, भ्रष्टाचार नियंत्रण हो, शासन नैतिक विकास। ये 5 पॉइंट वही वाले हैं जो मैं कह रहा हूं सत्यनिष्ठा के आप लिखोगे। पहले सत्यनिष्ठा है, सत्यनिष्ठा में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सब टॉपिक ढूंढो, सर्च करो क्या क्या सब टॉपिक होंगे, उन सब टॉपिक के 5-5 पॉइंट, वही आपका सिनॉप्सिस नोट्स, वही आपके एग्जाम वाले दिन की चीज बनेगी। और उसी से आप कोई भी आंसर लिखना हो अब आप लिख डालोगे, कैसा भी आंसर लिख डालोगे। फॉर्मेट बन जाएगा, डरो मत। 3 फॉर्मेट सिखाऊंगा आपको। 3 फॉर्मेट में कोई एक फॉर्मेट वहां इनबिल्ड करोगे। हम 20 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन एक फॉर्मेट में, 6 क्वेश्चन एक फॉर्मेट में, 8 क्वेश्चन एक फॉर्मेट में, ऐसे लिख के आएंगे। टेंशन ना लो, कहीं पे डायग्राम बनवाएंगे, कहीं पे फ्लो चार्ट बनवाएंगे, कहीं पे आपको, अरे कुछ डिस्टर्ब नहीं है, बढ़िया है बहुत। जरूरत पड़ेगी अभी फ्लो चार्ट वो भी बनवाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में शहरी स्थापत्य कला के उत्थान पर प्रकाश डालिए। आधुनिक भारत में शहरी स्थापत्य कला के उत्थान पर प्रकाश डालिए। शहरी स्थापत्य समझ रहे हैं, चंडीगढ़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे दिल्ली में प्रयागराज भी शहरी स्थापत्य के अंतर्गत है, अभी गांव को शहर में बदल दिया गया है, स्मार्ट सिटी में आ चुके हैं। अब शहरी स्थापत्य का जन्म हुआ औपनिवेशिक काल से। शहर कब बने, जब औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। जब उद्योग नहीं थे तब क्या था, सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जहां भी खेती है। तो शहरीकरण का कॉन्सेप्ट ही आया औद्योगिकरण से। आप इसको यहां से शुरू कर सकते हो। अब भारत में औद्योगिकरण कब चालू हुआ, जब औपनिवेशिक काल था। तो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें थी, बुनियादी ढांचा, सड़कें बनी, रेल बनी, रोड बने। गांव में अभी भी पगडंडियां हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ती है, एक जगह पड़ती है असरावल के पास यूनाइटेड मेडिसिटी है, वहाँ चले जाओ। मेडिसिटी तो बन गई है ना, मेडिसिटी बन गई। अभी मैं गया था बीच में एक दिन विजिट करने के लिए, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट फील आता है गांव वाला। छोटी छोटी पतली पतली पगडंडियां हैं, गांव का एक अलग ही फील है, मतलब आप समझिए। लेकिन अब गांव बचे नहीं है। एक टीचर थे, मुझे वो अपने गांव ले गए। मैंने कहा सर जी गांव नहीं है ये आपका, एक कच्चा घर नहीं था। आप अपने गांव में जाके देखिए आप, हाँ सरकार भी दे रही है, लेकिन लोग अब कच्चे घर खत्म हो चुके हैं, पगडंडियां खत्म हो चुकी हैं, है ना। वो सड़कें अब सब जगह पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वो बन चुके, तो गांव भी अभी स्मार्ट गांव में बदल गए। वो एक्चुअल में गांव है नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, हाँ है, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम बचे हैं गांव, धीरे धीरे कम होते, सीमित होते जा रहे हैं ना। ऐसा बात नहीं है, आप मत ऐसा मत कहिए। जैसे बहुत कम हो गई हैं चीज़ें, कम होती जा रही। गांव अब धीरे धीरे स्मार्ट गांव बदलता जा रहा है, कस्बे में बदल गया है, उसको कस्बा कह सकते हैं, टाउन एरिया जिसे बोलते हैं। अब हाँ नहीं पूर्व हाँ ये भी बात नहीं, तो मैं कोर बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं तो बिहार गया था एक टाइम पे, तो बिहार में मैं गांव, बिहार में तो अभी भी इतना बड़े स्तर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। वहाँ भी आप अभी मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण चले जाइए, तो अब धीरे धीरे दिख रहा है कि रोडें, सड़कें और चीज़ें बन गई हैं। हाँ हाँ मैं गया, मैंने शूट भी किया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना वहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी जी, पूर्वी चंपारण तो चंपारण सत्याग्रह मैंने वहाँ से कवर किया है। हाँ पूर्वी चंपारण, ये चीज़ भी महसूस हुई वहाँ पे। बस ये अच्छी बात थी कि हम जहाँ भी जाते थे, शूट करते थे, तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते थे। आप पूरे बिहार के शूट में देखेंगे एक पुलिस वाला जरूर मेरे साथ खड़ा रहा होगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कैमरे कोई लेके भाग जाए, ठीक है। उन्होंने बताया पुलिस वालों ने कि सर यहाँ पे मतलब सुरक्षित नहीं है क्षेत्र, भेज के उसमें नशा कर लेंगे। उनको शूट नहीं करना है वो कैमरा, अब उनको हाँ। अब जैसे एक जगह में बिंदुसार के, जहाँ बिंदुसार कैद था, ऐतिहासिक जगह है वो, समझो ASI का संरक्षण है,
वहाँ पे मैं शूट कर रहा था मगध साम्राज्य। पढ़ाते पढ़ाते सूर्यास्त हो गया। पुलिस और सर जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा जिंदा थोड़ा होके आ जाएगा बाहर, बिंदुसार यहाँ पे यदि कैद था। तो बोले सर बिंदुसार के बहुत सारे भतीजे घूम रहे हैं यहाँ पे, यदि वो आ गए ना तो फिर आप भी नहीं कुछ कर पाओ। मैं तो है कहीं जगह पे लचर व्यवस्था है। अभी भी बिहार में कई जगह पकड़ुआ विवाह होता है। पकड़ुआ समझते हैं? हाँ, तो अभी है इशू, है कोर एरिया में इशू है, बट बिहार इतना बुरा नहीं है, बिहार अच्छा है। मतलब मैं एक चीज़ जो बिहार के बारे में मेरा अपना ओपिनियन है, बिहार के लोग आपको भगवान की तरह पूछते हैं। अपने जो वहाँ के लोग हैं, लोग अच्छे भी हैं, और लेकिन ये जो नफरत करेंगे तो फिर बहुत भयानक भी होगी, और प्यार करेंगे तो भगवान की तरह आपको सम्मान देंगे, पूछेंगे। क्योंकि मैं क्लास 6 से बिहार के लोगों के साथ रहा हूँ। 6ठी क्लास में भी मैंने एक पटना मीटअप किया था, तो जो प्रेम पटना में मिला था, पटना से भी ज़्यादा झारखंड में मिला, रांची में। वहाँ आदिवासी समुदाय के लोग थे। पागल हो सर, हमारे गांव चलिए, हमारे गांव चलिए, हम वहाँ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। और जबकि अपराध भी है वहाँ पे, अपराध भी है वहाँ, वो डर भी है, दोनों ही डर है। जा बहुत कोर में फिर जाना भी ठीक नहीं है। वहाँ धनुष बाण वाला सिस्टम है फिर। ठीक है, तो अब देखो ये अच्छा है, आपके सारे क्वेश्चन, अब पता नहीं आप कहाँ से, जैसे ये लिखा है ना आपने, जो भी बहुत उच्च दर्जे का लिख डाला है। यदि आपने ये वाला आंसर वहां लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल पे, तो आपको 6-7 नंबर के आसपास मिल जाएंगे। मैं इसीलिए नंबर दिया नहीं। नहीं, रीड नहीं किए, सामने रखे हैं बकायदा उसे, हिम्मत करने पर। बट अच्छी बात है, अच्छा है, ट्राई किया आपने। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि लग रहा था क्या विचार आएंगे मन में, क्या चीजें आएंगी, कैसे आएगा, लेकिन दिख जाता है। अब आप देखो इन्होंने क्या किया, इधर और इधर फुल कर दिया, तो इसका मतलब ये कैसा है, वो एग्जामिनर पकड़ लेगा, समझ जाएगा कि फुलम फुल है मामला, यानी पूरी ए से लेकर जेड तक बात। कुछ तो रह भी गया, छूट भी गया आपका इसमें। बहुत ज्यादा कंटेंट था सर उसमें। तो ये फिर कट्टू पेस्ट में चीजें आ जाती है ना, बट ठीक है, अभी केवल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा है। वो डर खत्म करने इसीलिए मैं नंबर दिया नहीं। देखो 7 नंबर सब में डाल देता, आप आ जाते और कौन में यार सर 7 नंबर, अरे तो मेरा 7 नंबर मैं दूंगा जब मैं पढ़ूंगा, मुझे खुद पता चलेगा मौलिकता। मैं देखो आपके विचारों से तो परिचित हुई कि आपके विचार कैसे हो सकते हैं, एक एग्जामिनर को पता होता है। तो आप में के जिस क्वेश्चन में मौलिकता होगी उस क्वेश्चन में नंबर दूंगा मैं, कि अब ये आपका अपना है। कॉपी मेरा आइडल कॉपी है सर, इसी को मॉडल बना के चलेगा। नहीं, इसमें अभी गड़बड़ भी है, आइडल मत बनाओ, कंटेंट पर अच्छा है, प्रस्तुतिकरण पे काम करना है। अभी आपने बड़े बड़े पैराग्राफ बनाए, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। पॉइंटों में कहाँ पे लिखना, पॉइंट में भी लिखना, बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, बहुत डेंस है कॉपी, ये भी सुधार करना है, ठीक है। और राइटिंग जैसी है कुछ कर नहीं सकते, अब इतना टाइम है नहीं कि मैं का कबूतर से आपको शुरू कराऊं। राइटिंग जैसी है उसको थोड़ा सा साफ सुथरा रखो, पठनीय और दर्शनीय, देखने में अच्छी लगे। दर्शनीय कब होती है राइटिंग, जब कटिंग ना हो। दर्शनीय, पठनीय कब होती है, जब उसके ग्रामेटिकल एरर सही हो, तो पढ़ने योग्य होती है। तो पठनीय और दर्शनीय होनी चाहिए, ग्रामर के एरर नहीं होने चाहिए कि पता चला कहीं पे मात्रा कहीं लगी हुई है। तो पता नहीं था मेंस भी होता है पीसीएस में, हैं? ऐसे थोड़ा एक अफसर बनेंगे आप, ऐसे थोड़ा आपके सिग्नेचर को पावर दी जाएगी, ऐसा थोड़ा आपको जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। ठीक है, चलिए फिर ये टारगेट वीक 1 है, करते हैं हम। 8 वीक में बहुत कुछ कवर कर डालेंगे। 8 सप्ताह आपके बहुत अच्छे सप्ताहों में होंगे, आगामी 8 सप्ताह। 8 सप्ताह के बाद आप मुझसे ये कहोगे, हाँ 8 सप्ताह मतलब है फरवरी, हम मिड फरवरी तक चले जाएंगे। 8 सप्ताह में आप ये कंडीशन में आ जाओगे, आप लिखने योग्य पूरी तरीके से बन जाओगे। क्योंकि अब देखो आप कितने आप क्वेश्चन लिख रहे हो इस सप्ताह में, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद हम तुरंत टेस्ट सीरीज में मूव कर जाएंगे, फिर 3-3 घंटे बैठ के लिखोगे। एक क्वेश्चन ये लिखोगे, इसमें मल्टीपल टॉपिक निकलेंगे, कोशिश करना 1 या 2 लिख देना, इससे बस टॉपिक बहुत हो उनके हिंट बना लेना, बस इससे 1 से 2 क्वेश्चन।
फिर इसके बाद एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 ये 6 ये। शब्दावलियां केवल लिख लेना पॉइंटों में, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। कीवर्ड में या पैराग्राफ में जैसे भी शब्दावलियां अपने पास लिख के रख लेना, मूल्य से एक क्वेश्चन बना के लिख लेना, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, यहाँ पे हो गए 2-3 क्वेश्चन, तो आप 7-8 क्वेश्चन लिख रहे हो एक सप्ताह में। ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा क्योंकि विद कंटेंट आप चीजों को अब रेडी कर रहे हो। टेस्ट सीरीज अभी जो लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन के लिए ये कर सकते हैं कि टॉपिक तो कहीं से पढ़ते हैं, अगर उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक, वरना जो पीवाईक्यू उसी को क्वेश्चन हाँ पीवाईक्यू क्वेश्चन बदल लो, क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सामान्य चीज़ है। ना बने तो मुझे बता दो कि सर इसका क्वेश्चन बनाओ, मैं तुरंत 1 मिनट में बोल दूंगा। अब जैसे मान लो मैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं ये लिखवाऊंगा कि वर्तमान समय में शहरीकरण में विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक बेहतर उदाहरण हो सकती है, चर्चा कीजिए। आईएएस में चला गया ये क्वेश्चन, ठीक है। पतन की बात करते हैं, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता, एक क्वेश्चन हो सकता है सिंधु घाटी के पतन पे चर्चा कीजिए। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारतीय इतिहास में एक नगर नियोजित सभ्यता कैसे विनिष्ट हो गई, चर्चा कीजिए। मतलब थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सोचिए कि मतलब एक तो सीधा सीधा है पतन पे चर्चा कीजिए, एक हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसको एक रूप दे सकते हैं। तो एग्जामिनर काम ये होता है, बन जाएंगे क्वेश्चन, इतना बड़ा इशू नहीं है। चैट को दे दोगे ना आप कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से 5 क्वेश्चन बना के देखो, 5 तरीके के, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रखना, तो चैट जीपीटी बना देगा। उससे कह दोगे उत्तर बता दो हिंट के साथ, तो भी बता देगा। लेकिन वो फिर वही बात है, पहला रूल क्या है, कुछ भी नकल नहीं करना। की पॉइंट्स वहां से यूज कर लो, क्योंकि टाइम फिर आपको एआई का यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी मैं बात यही चीज़, हमारी रविंद्र सर की डिस्कशन चल रही थी, मैंने कहा सर 10 साल बाद क्या होगा। 10 साल बाद मैं पूछ रहा था कि 10 साल बाद सर टीचिंग का क्या रूप होगा। मैंने प्रश्न किया, फिर मैंने उत्तर दिया उसका। मैंने कहा सर 10 साल बाद एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, टीचर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, इन डिग्रियों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का इंपॉर्टेंस होगा, एआई का। हो सकता है मे भी जैसे मोबाइल चल रही है, आपके साथ एक रोबोट चले, मान लो 1%। अभी भी रोबोट, आपका फ़ोन भी रोबोट है। आप ये करें, देखिए हे श्री, बस मुझे इसे बोलना है तो ये तैयार हो गया, पूरा अपने आप में एक रोबोट है। इसको जो बताऊंगा ये कर डालेगा काम, एआई लगा हुआ है इसमें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक टाइम बाद, अब जैसे अब डॉक्टर के पास आप ही जाओ कोई भी चीज़ दिखाने, आप पहले ही उसकी इतनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो 2 मिनट में। आपने गए, मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें डॉक्टर से डिस्कस करनी है। आपको तकनीकी, नॉन टेक्निकल सब कुछ बता देगा। डॉक्टर शायद इतनी चीज़ें ना बता सके, समझ रहे हो मेरी बात को। तो डॉक्टर है तो, लेकिन डॉक्टर को रिप्लेस, डॉक्टर की नॉलेज को रिप्लेस कर दिया चैट ने, एआई ने कर दिया। चैट को हटा दे, एआई ने कर दिया। आप एआई को यदि वो उस प्रॉब्लम दे रहे हो तो उस प्रॉब्लम का सलूशन एआई। ऐसे ही तो अब आने वाले समय पे एआई क्या करेगी कि एजुकेशन को एक नया आयाम देगी, नया डायमेंशन देगी, है ना। बस ये टीचर का महत्व कभी, फिर अगला क्वेश्चन ये था कि सर टीचर और इनका सबका क्या होगा। मुझे जहां तक लगता है कि एआई चाहे जितना भी आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, शिक्षक का महत्व नहीं खत्म होगा समाज से। क्योंकि शिक्षक प्राचीन काल में भी थे, हर समय काल पे। मोरल की बात भी छोड़िए, मोरल एक अलग बात है। वो जो, हाँ वो एआई वो फील दे नहीं पाएगी कभी बच्चे को। आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे थे जब फर्स्ट दिन हम लोग आंसर राइटिंग, आप पीछे से आए जो है, फिर हौसले थोड़े दिए, वो एआई थोड़ी ना देगा, वो तो नॉलेज देगा। हाँ, वो सपोर्ट नहीं देगा, वो इमोशन नहीं देगा, वो अटेंशन नहीं देगा। वो एक व्यक्ति की कमियां जानने की कला नहीं है उसके अंदर कि आंखों में देख के तुरंत उसकी भावनाओं को जान सके। वो तो केवल बस फेस टू फेस नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन उस बच्चे के अंदर नॉलेज जा भी रहा है, ऑब्जर्व भी कर पा रहा है, या फिर उसके चेहरे देख के उसके हाव भाव, उसके मानसिक संतुलन को भी देख सके टीचर, उस हिसाब शायद ये चीजें भी डाल दें फ्यूचर में। होने को देखो सब कुछ चल रहा है, एआई पे इतनी सारी मूवियाँ आ चुकी हैं, तो ओवरऑल उनके दिमाग में सब चल रहा है, चलाने वालों का। आप कभी सुनो एलन मस्क को, न्यूरालिंक में वो क्या क्या काम कर रहा है।
सब इमोशंस भी डाल रहे हैं। न्यूरल लिंक से के थ्रू उसने ये बताया, मतलब इस पे आप थोड़ा सा डीप में उसे सुनो।